जैसे ही अध्यक्ष त्रिकेशु के आखिरी शब्द गूंजे, तीनों गुड़ियों ने जोर से अपनी आंखें खोलीं, जिनमें गहरी सुनहरी चमक थी। उनके बर्फीले और मजबूत शरीरों पर चेतना नक्शे एक एक करके उभरने लगे और ताकतवर लहरें बाहर फैलने लगीं। कुदरती चेतना, सुनहरी चमक वाली तीन युद्ध गुड़ियों की आंखें सीधे ध्रुवांश पर टिकीं और फिर उन्होंने बड़े बड़े कदम बढ़ाए। पूरा पत्थर का मंच कांपने लगा और वे ध्रुवांश की ओर विस्फोटक ढंग से दौड़ीं। भले उनके शरीर दैत्यों से बड़े थे, उनकी रफ्तार बिल्कुल धीमी नहीं थी। कुछ सांसों में वे ध्रुवांश के सामने थीं। उनकी मुट्ठियों से सुनहरी चमक फटी और हवा को चीरती ताकत जो लोगों के रोंगटे खड़े कर दे ध्रुवांश की ओर जोर से बढ़ी। ध्रुवांश के अंदर से ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और उसके शरीर के चारों ओर ड्रैगन की परछाई उभरी। अगले पल भूत सा ध्रुवांश की आकृति चमक कर पीछे हटी। कुदरती चेतना, तीन मजबूत सुनहरी धातु की मुट्ठियों ने उस जमीन को जोर से तोड़ दिया जहां ध्रुवांश अभी खड़ा था, और असाधारण रूप से बने मंच पर तुरंत दरारें उभरीं। पहला हमला चूकने के बाद बिना जरा सी हिचक के तीन युद्ध गुड़ियाओं विस्फोटक ढंग से आगे बढ़ीं और डरावने हमले लगातार ध्रुवांश की ओर बढ़े। उसकी ओर बढ़ते उन भयानक हमलों का सामना करते ध्रुवांश लगातार पीछे हटता रहा और बहुत कम दूरी से चकमा देता रहा। ड्रैगन की परछाई चमकने के साथ उसकी रफ्तार बहुत बढ़ गई, जिससे वह उन डरावनी धाताई मुट्ठियों से बच गया जो उसे आसानी से उड़ा सकती थीं। उसकी ताकत के बढ़ने की वजह से धोखे से ध्रुवांश की रफ्तार में भी वैसी ही प्रगति हुई थी। अगर ऐसा न होता तो वह तीन युद्ध गुड़ियों से पहले ही चूर चूर हो गया होता। फिर भी इस तरह चकमा देना और बचना मददगार नहीं था, क्योंकि वह इस तरह परीक्षा पास नहीं कर सकता था। अनगिनत नजरें आसमान में हो रहे पीछा करने पर टिकी थीं, जो लोगों के दिलों को कांपने और धड़कने पर मजबूर कर रहा था। सबने अपनी मुट्ठियां कस रखी थीं और उनकी हथेलियां पसीने से भरी थीं। लेकिन तीन युद्ध गुड़ियों की रुकावट भरी घेराबंदी का सामना करते ऐसा चकमा देना और बचना उन्हें हराने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था। कुदरती चेतना जैसे ही यह विचार कुछ छात्रों के दिमाग में चमका, एक अप्रत्याशित बदलाव हुआ। एक युद्ध गुड़िया के शरीर से अचानक चकाचौंध सुनहरी चमक फटी और उसके शरीर पर मौजूद चेतना नक्शे बहुत उज्ज्वल हो गए। साथ ही उसकी रफ्तार बहुत बढ़ गई और वह एक कदम में ध्रुवांश के सामने थी, जो ड्रैगन उड़ान कला दिखाकर चकमा दे रहा था। जैसे ही उसका विशाल शरीर ध्रुवांश के ठीक सामने उभरा, उसकी परछाई ने उसे तुरंत ढक लिया और जबरदस्त दबाव लाकर ध्रुवांश पर तुरंत दब गया। उस सुनहरी चमक वाली आंखों में जरा सा दया नहीं थी और उसकी सुनहरी मुट्ठी से सूरज सी चमक फटी। पहाड़ को चकनाचूर करने वाली डरावनी ताकत के साथ वह बिजली सी बढ़ी और ध्रुवांश की छाती की ओर जोर से टकराई। आसपास तुरंत शोर मच गया और नैना, सुनैना और शालू के प्यारे चेहरों पर हल्का बदलाव आया। उनकी आंखें घबराहट से भरी थीं। युद्ध गुड़िया की ऐसी मुट्ठी से टकराना कोई हंसी का खेल नहीं था। शोर के बीच ध्रुवांश की आकृति चमक कर उभरी। उसे ढकने वाली सुनहरी मुट्ठी को देखकर उसकी आंखों में तीखी चमक उभरी। कुदरती चेतना ध्रुवांश के शरीर की सतह पर काली बिजलियां जोर से नाचने लगीं और उसकी पूरी आकृति को ढक लिया। इस पल उसका शरीर 1 इंच बड़ा लग रहा था। बिजलीराज शरीर। अपनी उंगलियां कसकर बिना जरा सी हिचक के ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठी जोर से बढ़ाई। काली बिजलियों से ढकी उसमें से हैरान करने वाली ताकतवर शक्ति की लहरें फैल रही थीं। 2 मुट्ठियां, एक बड़ी और एक छोटी, गर्जना करती हुईं, आसपास की जगह को चीरती हुईं, आसपास के सबकी हैरान नजरों के सामने एक दूसरे से जोर से टकराईं। कुदरती चेतना टकराने के पल में धातु की चरमराहट की आवाज गूंजी और आंखों से दिखने वाली हिंसक शक्ति की लहरें दोनों मुट्ठियों के केंद्र से फैलीं। तुरंत टकराव के बिंदु के नीचे की जमीन धंस गई। ध्रुवांश को दर्जनों कदम पीछे धकेल दिया गया, जबकि युद्ध गुड़िया भी पीछे हटी। उसके विशाल पैरों ने जमीन में 2 बड़े गड्ढे खोद दिए। आखिर में पीठ के बल गिरकर उसने नीचे की जमीन को तोड़ दिया। इस मुट्ठी के आदान प्रदान के नतीजे को देखकर अनगिनत लोगों के मुंह खुले रह गए और उनकी आंखों में हैरानी और तारीफ थी। ध्रुवांश ने अप्रत्याशित रूप से एक युद्ध गुड़िया को सीधे ताकत की टक्कर में पीछे और नीचे धकेल दिया था।
उस मुट्ठी में कितनी डरावनी ताकत थी। अपने शरीर को स्थिर करते हुए ध्रुवांश ने अपनी बांह को हल्के से घुमाया और उसकी आंखों में गंभीर भाव उभरे। वह युद्ध गुड़िया वाकई खतरनाक थी। अगर उसने सफलता हासिल न की होती तो उसकी एक मुट्ठी से वह जख्मी हो जाता। लेकिन युद्ध गुड़िया के लिए यह अफसोस था, क्योंकि मौजूदा ध्रुवांश 1 महीने पहले मेलांग से लड़ने की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। ध्रुवांश ने सोचा, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं 3 युद्ध गुड़ियों से निपट नहीं पाऊंगा। उसने 3 युद्ध गुड़ियों की ओर नजर डाली। वे दर्द और डर नहीं महसूस करती थीं और एक बार लड़ाई शुरू होने पर वे कभी नहीं रुकतीं या थकतीं। इसलिए वह तथाकथित जबरदस्त शक्ति से उन्हें दबा नहीं सकता था और एकमात्र रास्ता था कि वह उनसे सीधे टक्कर ले। लेकिन भले ध्रुवांश सीधी टक्कर में खुश और निडर था, युद्ध गुड़ियों की असाधारण बनावट के सामने वह शायद उनसे ठीक से निपट न पाए। ध्रुवांश की आंखों में चमक उभरी और उसने फैसला किया, जब ऐसा है तो एक बार के लिए क्रूर बनते हैं। 3 युद्ध गुड़ियां फिर से आगे बढ़ीं और उनकी मुट्ठियां गर्जना करती हुईं पहाड़ों को उलट देने वाली ताकत के साथ बढ़ीं। जमीन पर पैर पटक कर ध्रुवांश सीधे आसमान में उड़ा। अपनी उंगलियां जोड़कर उसके गले से अचानक गहरी और तीखी दहाड़ गूंजी। अगले पल उसके सिर से लाल लाल चमकता खंभा बादलों की ओर बढ़ा, जिसमें आसमान को छूता एक विशाल काला शैतानी स्तंभ उभरा। जैसे ही शैतानी स्तंभ उभरा, शैतानी शक्ति की लहरें फैलने और बहने लगीं। अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसे हल्की गुनगुनाहट और कांपने की आवाजें सुनाई देतीं, क्योंकि शैतानी स्तंभ ध्रुवांश के काबू का विरोध कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह तड़पा, स्तंभ पर मौजूद गहरे बैंगनी फूलों के नक्शे चमकने लगे और आखिर में उस विरोध को दबा दिया। अध्यक्ष त्रिकेशु और बाकी बुजुर्गों के चेहरे तुरंत बदल गए जब उन्होंने शैतानी स्तंभ को देखा। उनकी आंखों में चमक थी और उनके दिमाग हैरानी से कांप रहे थे। उनके देखने के स्तर पर वे जाहिर है देख सकते थे कि उनके सामने का शैतानी स्तंभ कोई परछाई नहीं, बल्कि कालमेरु स्तंभ का असली शरीर था। लेकिन ध्रुवांश की मौजूदा ताकत के साथ वह कालमेरु स्तंभ को कैसे काबू कर सकता था? अध्यक्ष त्रिकेशु ने देखा, कालमेरु स्तंभ को किसी चीज ने दबा और सील कर रखा है। मौजूद सबसे ताकतवर शख्स होने के नाते उन्होंने शैतानी स्तंभ की सतह पर गहरे बैंगनी फूलों के नक्शों को देखा, जो स्तंभ की लहरों से अलग लहरें बिखेर रहे थे। वे फूलों के नक्शे शैतानी स्तंभ से निकलने वाली शैतानी शक्ति को दबा रहे थे और उसे ध्रुवांश के काबू में लाने पर मजबूर कर रहे थे। इस खोज पर अध्यक्ष त्रिकेशु की आंखों में हैरानी चमकी और फिर धीरे धीरे उनकी साफ नजरें लौटीं। आसमान में ध्रुवांश को गहरी नजरों से देखते हुए उन्हें यकीन था कि उसके शरीर में कुछ राज छिपे होंगे। कालमेरु स्तंभ जैसे प्राचीन शैतानी हथियार को सील और दबाने में आखिर कौन सी चीज ऐसा कर सकती थी? कुदरती चेतना फिर भी 3 युद्ध गुड़ियों में कालमेरु स्तंभ के प्रति जरा सा डर या खौफ नहीं था। पैर पटककर वे क्षितिज को पार करती हुईं ध्रुवांश की ओर हिंसक हमले भेजने लगीं। उसकी ओर बढ़ती 3 सुनहरी रोशनी की किरणों को देखकर ध्रुवांश के मुंह के कोने पर मुस्कान उभरी। यह पहली बार था कि उसने कालमेरु स्तंभ को सामने लाया था। भले वह दबा हुआ था, प्राचीन शैतानी हथियार की ताकत को साधारण लोगों से कैसे तुलना की जा सकती थी? ऐसा ताकतवर हथियार रखने की वजह से ध्रुवांश सिद्धि रैंक चरम स्तर के किसी भी प्रतिद्वंद्वी को दबाने में पूरी तरह सक्षम था। अपनी उंगलियां गले लगाने की मुद्रा में उठाकर उसने जोर से नीचे झटका। इसके साथ विशाल शैतानी स्तंभ जोर से नीचे बढ़ा, पहाड़ सा। यह अपनी फैलती शैतानी शक्ति के साथ जैसे आयाम को चीरता हुआ आसमान में बढ़ा, ऐसी ताकत के साथ जिसे रोकना नामुमकिन लगता था। यह आसपास की हैरान नजरों के तहत 3 सुनहरी युद्ध गुड़ियों पर जोर से टकराया। कुदरती चेतना एक बहुत बड़ा धमाका गूंजा। विशाल काले शैतानी स्तंभ की चोट के नीचे 3 युद्ध गुड़ियों ने अपनी सुनहरी उंगलियां उठाईं और नीचे आते स्तंभ को रोकने की कोशिश में उसे पकड़ा। लेकिन प्राचीन शैतानी हथियार ऐसा नहीं था जिसे वे संभाल सकें। अगले पल एक आखिरी धमाके के साथ काला शैतानी स्तंभ विशाल पत्थर के मंच पर जोर से उतरा। मंच टूटकर धंस गया और 3 युद्ध गुड़ियां जमीन की गहराइयों में दब गईं। शैतानी स्तंभ सजा मंच पर गर्व से खड़ा था।
उससे विशाल दरारें फैल रही थीं और 3 युद्ध गुड़ियां उसके नीचे दबकर हिलने की हालत में नहीं थीं। इस पल शैतानी स्तंभ से आसमान को ढकने वाली शैतानी शक्ति फैल रही थी और उसमें जरा सी हलचल नहीं थी। अनगिनत लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी करके सामने के इस दृश्य को देखा। ध्रुवांश आसमान से उतरने लगा और काल मेरु स्तंभ के शीर्ष पर उतरा। शैतानी स्तंभ के नीचे दबी 3 युद्ध गुड़ियों को देखकर, जो हिलने की हालत में नहीं थीं, उसने अपनी नजर अध्यक्ष त्रिकेशु और बाकी बुजुर्गों की ओर मोड़ी, जिनके चेहरों पर हल्के शानदार भाव थे। हाथ जोड़कर वह मुस्कुराकर बोला, अध्यक्ष, क्या आपको लगता है कि मैंने यह परीक्षा पास कर ली है? आसपास मरघट की खामोशी थी। सजा मंच के चारों ओर अनगिनत छात्रों के मुंह खुले थे और वे सामने के दृश्य को देखते रहे। विशाल शैतानी स्तंभ चुपके से गर्व से जमीन पर खड़ा था। आसमान को ढकने वाली शैतानी शक्ति डरावनी लहरों के साथ फैल रही थी और 3 युद्ध गुड़ियां इतनी दब गई थीं कि वे हिल नहीं पा रही थीं और पहले की उनकी क्रूरता गायब थी। यह लड़ाई ऐसी रफ्तार से खत्म हुई थी जो साफ तौर पर सबकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। शुरू में सबने एक जबरदस्त लड़ाई की उम्मीद की थी, लेकिन किसे पता था कि ध्रुवांश एक शैतानी स्तंभ लहराएगा और 3 युद्ध गुड़ियों को इतने सीधे ढंग से दबा देगा। शैतानी स्तंभ से दबी जमीन को देखकर सबकी आंखों में खालीपन था और वे सोच रहे थे, ये 3 युद्ध गुड़ियां थीं जो सिद्ध रैंक चरम स्तर के योद्धाओं के बराबर थीं, लेकिन उन्हें इस तरह निपटाया गया। कुछ लोगों ने चिल्लाया, बहुत खतरनाक! शैतानी स्तंभ के शीर्ष पर खड़े उस पतले शख्स को देखकर, जो दुनिया का सामना गर्व से कर रहा था, उसकी जबरदस्त शक्ति ने कई खूबसूरत लड़कियों की आंखों को चमक से भर दिया। अमर संगठन के कई सदस्यों ने सामने हुई हैरान करने वाली लड़ाई से होश में आकर तारीफ में चिल्लाया, ध्रुवांश भाई बहुत कमाल हैं। ध्रुवांश ने जिस जबरदस्त तरीके से 3 युद्ध घोड़ियों को तुरंत दबाया, वह वाकई बहुत लुभावना था। अमायरा ने अपनी खूबसूरत आंखों से शैतानी स्तंभ पर गर्व से खड़े शख्स को देखा और उसके मुंह के कोने पर हल्की और नरम मुस्कान उभरी। सुल्तानी के पास खड़ी शालू के प्यारे चेहरे पर अनायास लालिमा उभरी और वह चमकते चेतना शक्ति के खंभे पर चुपके से खड़े युवा को देख रही थी। इस किशोरी के लिए, जिसके दिल में प्यार की पहली जागृति हुई थी, यह दृश्य बहुत घातक था। सुल्तानी ने मजाक में कहा, क्या बात है, उस पर फिदा हो गई? तुरंत शालू के प्यारे चेहरे पर लालिमा और गहरी हो गई। उसने दूर खड़ी अमायरा को देखा और उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी उभरी। उसे वाकई अमायरा जैसे स्तर की प्रतिद्वंद्वी का सामना करने का कोई भरोसा नहीं था। सुल्तानी बोली, वह लड़का वाकई खतरनाक है। जब वह हमारी मिशन में शामिल हुआ था, तब शियान भी उसे खतरनाक स्थिति में धकेल पाया था, लेकिन अब सिद्धि रैंक चरम स्तर की ताकत वाली 3 युद्ध गुड़ियां भी आसानी से उसके द्वारा दबा दी गईं। ध्रुवांश की ताकत में तेज बढ़ोतरी का सामना करते उसे वाकई तारीफ करनी पड़ी। शालू ने नरम स्वर में कहा, इस पल मुझे डर है कि ध्रुवांश में आसमानी रैंकिंग का लीडर बनने की काबिलियत है, लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं करता? अगर वह ऐसा करता तो वह वाकई हमारी उत्तरी कायनात अकादमी में सबसे शोहरत और प्रतिष्ठा वाला शख्स बन जाता। सुल्तानी ने नरम मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि उसे आसमानी रैंकिंग का लीडर बनने की परवाह नहीं है और शायद वह श्रीनु की जगह नहीं लेना चाहता। मर्दों के बीच हमेशा कुछ अनकही समझ होती है, खासकर उनके जैसे असाधारण लोगों में। शालू ने अपने छोटे सिर को हिलाया और कुछ नहीं बोली। थोड़ी दूर पर आसपास से आ रही हैरानी भरी चीखों और चीयर्स की तुलना में श्रीनु और लीकांश काफी चुप थे। दूर में शैतानी स्तंभ पर खड़े शख्स को खाली नजरों से देखते हुए थोड़ी देर बाद उनके चेहरों पर जटिल भाव उभरे। श्रीनु ने गहरी सांस छोड़ते हुए कंधे उचकाए और मुस्कुराकर कहा, लगता है इस बार मैं वाकई पीछे छूट गया। उनके शब्द सुनकर लीकांश ने हल्के से सिर हिलाया। दोनों को पता था कि अगर वे 3 युद्ध गुड़ियों का सामना करते तो शायद उन्हें पहले ही बुरी तरह पीछे हटना पड़ता। यह ध्रुवांश की लुभावनी जीत से बिल्कुल अलग था। वह नया छात्र वाकई उन दोनों को पीछे छोड़ चुका था। शायद आसमानी रैंकिंग का यह पुराना तानाशाह अपनी जगह छोड़ देगा।
लीकांश उत्तरी कायनात अकादमी में श्रीणु से इतने लंबे समय तक लड़ता रहा था, लेकिन उसे कभी नहीं लगा था कि एक नया छात्र लगातार उन दोनों को पीछे छोड़ देगा। भले दोनों ने पहले ऐसी घटना की भविष्यवाणी की थी, जब यह वाकई हुआ तो उनके मन में जटिल भाव उभरे। आखिर दोनों ही गर्वीले मर्द थे। श्रीणु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर भी मैं सिर्फ इसके चलते हार नहीं मानूंगा। दूर में खड़े पतले शख्स को देखकर उसकी नजरें और दृढ़ हो गईं। इतनी आसानी से हार मानना श्रीणु का तरीका नहीं था। उनके शब्द सुनकर लीकांश के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान उभरी। अपनी उंगलियां जोड़ते हुए उसकी आंखों में कोई उदासी नहीं थी। सजा मंच के ऊपर अध्यक्ष त्रिकेशु और बाकी बुजुर्ग धीरे धीरे अपनी होश में आए और उनकी आंखों में थोड़े अजीब भाव उभरे। किसी ने नहीं सोचा था कि आखिरी परीक्षा को ध्रुवांश इतने लुभावने ढंग से पास कर लेगा। ध्रुवांश को गहरी नजरों से देखते हुए अध्यक्ष त्रिकेशु से आखिरकार हंसी निकली और वह मुस्कुराकर बोले, आखिरी परीक्षा पास करने की बधाई। जैसा मैंने वादा किया था, तुम हमारी उत्तरी कायनात अकादमी का प्रतिनिधित्व करोगे और इस साल के पवित्र चेतना पाषाण में हिस्सा लोगे और उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी के शीर्ष धुरंधरों से सर्वोच्चता के लिए मुकाबला करोगे। जैसे ही अध्यक्ष त्रिकेशु के शब्द गूंजे, आसपास के आसमान में तुरंत जबरदस्त चीखें फट पड़ीं। अनगिनत छात्रों के चेहरों पर उत्साह था। इतने सालों बाद उनकी उत्तरी कायनात अकादमी आखिरकार उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी के सबसे भव्य आयोजन में हिस्सा लेने जा रही थी। एक छात्र ने चिल्लाया, शुभकामनाएं ध्रुवांश भाई। उन तथाकथित धुरंधरों को धूल चटा दो। उन्हें बता दो कि हमारी उत्तरी कायनात अकादमी पहले उनके साथ खेलना नहीं चाहती थी। जब हम खेलते हैं तो उन्हें आसानी से रौंद सकते हैं। एक लड़की ने कहा, ध्रुवांश, तुम्हारी दीदियां सब तुम्हारे साथ हैं। किसी और ने जोड़ा, तुम्हें हमारी उत्तरी कायनात अकादमी की शान के लिए लड़ना है। आसपास से आवाजें गूंजती रहीं और सभी छात्र इस मामले को लेकर बहुत उत्साहित थे। आसपास के उत्साह भरे छात्रों को देखकर अध्यक्ष त्रिकेशु ने बेबसी भरी मुस्कान दी। उनकी नजर हल्के से हटी और उन्होंने छात्रों की भीड़ में कुछ चुप लोगों की ओर देखा। श्रीणु, लीकांश, हैराफ और वे शीर्ष छात्र जो पहले उत्तरी कायनात अकादमी के सबसे प्रभावशाली शख्स थे। एक समय अकादमी के सबसे बड़े नाम वे ध्रुवांश की बढ़ती चमक से धीरे धीरे पीछे छूट गए थे। श्रीणु और लीकांश को छोड़कर जो ठीक लग रहे थे, बाकी सबके चेहरों पर हल्की उदासी थी। जाहिर है, इस लड़ाई ने उनके हौसले और दिमाग को बड़ा झटका दिया था। हल्के से हाथ हिलाकर अध्यक्ष त्रिकेशु ने आसमान को भरने वाली चीखों को धीरे धीरे शांत किया। हाथ पीछे बांधे उन्होंने धीरे बोला, छात्रों, क्या आप सब हमारी उत्तरी कायनात अकादमी की मौजूदा स्थिति के बारे में जानते हैं? अध्यक्ष त्रिकेशु के अचानक सवाल पर हर छात्र चौंका और उनके चेहरों पर खालीपन उभरा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, पिछली कुछ महान चेतना अकादमी प्रतियोगिताओं में हमारी उत्तरी कायनात अकादमी न सिर्फ 5 महान अकादमियों में आखिरी थी, बल्कि कुछ शीर्ष चेतना अकादमियों ने हमसे बेहतर नतीजे हासिल किए। इस साल अगर हमारी उत्तरी कायनात अकादमी ने फिर वही नतीजा हासिल किया तो बहुत मुमकिन है कि हमें 5 महान अकादमियों की रैंकिंग से बाहर कर दिया जाए। अध्यक्ष त्रिकेशु की गहरी आवाज सुनकर अनगिनत छात्रों के चेहरों पर हैरानी थी और फिर उनके दिलों में गहरी शर्मिंदगी और लज्जा उभरी। जब वे 5 महान अकादमियों में होने की संतुष्टि का मजा ले रहे थे, वे उस खतरनाक स्थिति को भूल गए थे जिसे उत्तरी कायनात अकादमी झेल रही थी। उन्होंने हाथ पीछे बांधे हुए कहा, इस बिंदु पर बात करें तो यह नहीं कि हमारे छात्रों में प्रतिभा की कमी है। मुख्य बात यह है कि हमारी उत्तरी कायनात अकादमी दूसरी चेतना अकादमियों की तरह चरम तरीकों का इस्तेमाल नहीं करती। हमारी अकादमी में चाहे तुम्हारा कोई भी बैकग्राउंड हो, तुम्हारी सिर्फ एक पहचान है और वह है उत्तरी कायनात अकादमी का छात्र। हम सिर्फ एक शीर्ष धुरंधर को लाने के लिए जबरदस्त फायदे नहीं देंगे जिससे वह बाकी छात्रों से ऊपर खड़ा हो। इसलिए कई बार हमारे नतीजे स्वाभाविक रूप से पीछे रह जाते हैं। अनगिनत छात्रों की नजरों में अध्यक्ष त्रिकेशु की आकृति बहुत प्रभावशाली लग रही थी और उनकी गहरी और दृढ़ आवाज सबके दिलों में गूंज रही थी। उन्होंने कहा,
मुझे पता है कि हमारी उत्तरी कायनात अकादमी तुम सबके लिए आखिरी जगह नहीं है। यहाँ ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद तुम एक दिन यहाँ से निकलोगे और बड़ी जगहों पर जाकर संघर्ष, तपन और यात्रा करोगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हर उत्तरी कायनात अकादमी का छात्र अपने इस अकादमी के छात्र होने का गर्व बनाए रखेगा। जब तक तुम यह नहीं भूलते कि तुम उत्तरी कायनात अकादमी के सदस्य हो, चाहे भविष्य में तुम कुछ भी झेलो, जब तक तुम यहाँ वापस आते हो, उत्तरी कायनात अकादमी तुम्हारा आखिरी आश्रय होगी और पूरी अकादमी तुम्हारी ढाल होगी। पूरी उत्तरी कायनात अकादमी में सन्नाटा छा गया और हर छात्र, यहां तक कि शिक्षक और बुजुर्ग भी दूर आसमान में खड़े प्रभावशाली शख्स को देख रहे थे। उनके दिलों में उत्साह उमड़ रहा था। उनके लिए वह पूरी उत्तरी कायनात अकादमी का आध्यात्मिक खंभा था। कुछ छात्रों, खासकर उन भावुक युवा लड़कियों की आंखें पहले से हल्की लाल हो गई थीं और उत्तरी कायनात अकादमी का सदस्य होने का गर्व और घमंड उनके दिलों में उभर रहा था। अकादमी की शोहरत और प्रतिष्ठा चाहे जो हो, वह प्रभावशाली शख्स और यह अकादमी उनके अंदर गर्म और नरम एहसास पैदा कर रही थी। ध्रुवांश ने अध्यक्ष त्रिकेशु को खाली नजरों से देखा और उसके होंठ हल्के से सिकुड़े। अगले पल उसके मुंह के कोने पर मुस्कान उभरी। उसे खुशी थी कि उसने उत्तरी कायनात अकादमी को ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के लिए चुना। एक डीन जो यह दावा कर सकता था कि पूरी अकादमी किसी की ढाल होगी, ऐसा शख्स किसी भी चेतना अकादमी में आसानी से नहीं मिलता। उसके आसपास मौजूद युवा लड़कों और लड़कियों को देखकर अध्यक्ष त्रिकेशु की आंखों में दुर्लभ नरम भाव उभरे और उन्होंने धीरे कहा, जाहिर है, मुझे उम्मीद है कि हर कोई यह याद रखे कि उत्तरी कायनात अकादमी ने तुम्हें क्या दिया। यह ताकत या शक्ति नहीं है। यह है कि चाहे हम किसी का भी सामना करें, हम आसानी से हार नहीं मानेंगे या आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। भले इस महान चेतना अकादमी प्रतियोगिता के बाद हम 5 महान अकादमियों में न रहें, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। हैराफ, जोहार, राघव और उत्तरी कायनात अकादमी के बाकी शीर्ष छात्रों के शरीर में हल्की कांप उभरी। इस पल उनकी हल्की उदास नजरें जैसे चमक से फट पड़ीं और उनकी नजरें फिर से तीखी हो गईं। कान फाड़ने वाली तालियों की आवाजें बिजली सी गूंजीं और अनगिनत छात्रों के चेहरों पर उत्साह था। यह पहली बार था कि उन्होंने अपने आम तौर पर सख्त और गंभीर डीन को इतने प्रेरक और प्रभावशाली शब्द बोलते देखा। छात्रों की भीड़ में श्रीनु और लीकांश के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। कान फाड़ने वाली तालियों के बीच आगे बढ़ते हुए अनगिनत नजरें तुरंत उन पर जमा हो गईं। श्रीनु ने अध्यक्ष त्रिकेशु को देखकर मुस्कुराया और बोला, अध्यक्ष, वह बोला, हम, जाहिर है, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले, लेकिन उसी तरह मैं चाहता हूं कि आप एक बार हम पर भरोसा करें। अध्यक्ष, हम उत्तरी कायनात अकादमी से प्यार करते हैं, इसलिए हम इसके लिए लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हमें कुछ मदद चाहिए। अध्यक्ष त्रिकेशु ने हैरानी से पूछा, जैसे कि? श्रीनु ने सीधे खड़े होकर कहा, जैसे कि उत्तरी गहराइयों का दरवाजा फिर से खोलना। उसकी पहले से सीधी आकृति और सीधी हो गई, जैसे आसमान को भेदने वाला भाला जो कभी झुक नहीं सकता। जब श्रीनु के शब्द आसमान में फटे, आसपास की हवा जैसे जम गई और अध्यक्ष त्रिकेशु व बाकी बुजुर्गों के चेहरों पर हल्का बदलाव आया। उनकी आंखों में उदास और गहरी छाया उभरी। जाहिर है, किसी ने नहीं सोचा था कि श्रीनु ऐसी मांग रखेगा। उत्तरी गहराइयों का दरवाजा उत्तरी कायनात अकादमी का आखिरी तपन मैदान माना जा सकता था, लेकिन मृत्यु की संभावना बहुत ज्यादा होने की वजह से उत्तरी कायनात अकादमी ने फायदे नुकसान तौलकर आखिरकार इसे बंद कर दिया। सबसे जरूरी तपन क्षेत्र की कमी की वजह से पिछले सालों में उत्तरी कायनात अकादमी के नतीजे रैंकिंग में नीचे गिरे और 5 महान अकादमियों का खिताब खोने का खतरा बढ़ गया। अगर दूसरी चेतना अकादमियों के शीर्ष धुरंधरों को लाने के खास तरीकों को बाहरी कारक माना जाए, तो उत्तरी गहराइयों का दरवाजा बंद करना उत्तरी कायनात अकादमी के लिए आंतरिक कारक था। कई ताकतवर चेतना अकादमियों के पास आखिरी तपन मैदान थे, क्योंकि यह उन शीर्ष छात्रों को ताकत में जबरदस्त छलांग लगाने का जरूरी कारक था। लेकिन बाकी 5 महान अकादमियों की तुलना में उत्तरी कायनात अकादमी का वजूद सबसे युवा माना जाता था। इसलिए कुछ आधारभूत पहलुओं में यह बाकी 4 अकादमियों से पीछे थी,
ध्रुवांश माहौल के जमने से थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उत्तरी कायनात अकादमी में सिर्फ 1 साल होने की वजह से वह बाकी छात्रों की तरह उत्तरी गहराइयों के दरवाजे के बारे में उतना नहीं जानता था। लेकिन अध्यक्ष त्रिकेशु और बाकी बुजुर्गों के चेहरों के भावों से वह हल्के हल्के समझ गया कि तथाकथित उत्तरी गहराइयों का दरवाजा कितना खास था। काफी देर सोचने के बाद अध्यक्ष त्रिकेशु ने धीरे आवाज में जवाब दिया, उत्तरी गहराइयों का दरवाजा बहुत खतरनाक है। श्रीनु ने अध्यक्ष त्रिकेशु की गहरी बातें सुनकर हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे एक एक शब्द बोलते हुए कहा, अध्यक्ष, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या योद्धा के रास्ते में कोई समतल रास्ता होता है? आसमान में फिर सन्नाटा छा गया और श्रीनु की गहरी आवाज धीरे धीरे क्षितिज में गूंजी। अनगिनत छात्रों के चेहरों पर शानदार भाव उभरे और वे आसमान में खड़े शख्स को देख रहे थे जो भाले सा सीधा आसमान को भेद रहा था। उनकी आंखों से बेकाबू सम्मान और पूजा फट रही थी। ये था श्रीनु, आसमानी रैंकिंग का तानाशाह। भले वह ध्रुवांश से धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, फिर भी कई छात्रों के दिलों में उसकी अटल जगह थी। नरम सफेद भाप छोड़ते हुए ध्रुवांश ने श्रीनु की ओर अंगूठा दिखाया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अध्यक्ष त्रिकेशु ने बेबसी भरी हंसी हंसी और बोले, मुझे वाकई एक नन्हा लड़का जो अभी पैदा ही हुआ है, वह मुझे उपदेश दे रहा है। उनके जवाब से बुजुर्ग जेहान और बाकी बुजुर्ग हंसने लगे। अध्यक्ष त्रिकेशु ने कहा, उत्तरी गहराइयों का दरवाजा पहले पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। हम इसकी खामियों और दोषों को ठीक करने और भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने इसमें थोड़ी प्रगति की है, लेकिन यह अभी भी बहुत खतरनाक है। श्रीनु को देखकर अध्यक्ष त्रिकेशु मुस्कुराए और हाथ हिलाकर बोले, लेकिन चूंकि तुमने ये शब्द कहे हैं, अगर मैं और बहाने ढूंढता हूं तो शायद मैं खुद मुसीबत मोल ले लूंगा। ठीक है, उत्तरी गहराइयों का दरवाजा फिर से खुलेगा, लेकिन प्रवेश की शर्त है कि सिर्फ आसमानी रैंकिंग के शीर्ष 10 रैंक वाले छात्रों को प्रवेश की योग्यता होगी और यह पूरी तरह उनकी अपनी मर्जी पर होगा। अध्यक्ष त्रिकेशु का जवाब सुनकर श्रीनु के चेहरे पर ऐसी मुस्कान उभरी जैसे भारी बोझ हट गया हो। दिल खोलकर हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया, तो कृपया मुझे उत्तरी गहराइयों के दरवाजे में प्रवेश की इजाजत दें। लीकांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी इसमें जाना है। थोड़ी दूर श्रीनु और लीकांश की प्रभावशाली मुद्रा को देखकर और फिर दूसरी दिशा में खड़ी सुल्तानी की ओर नजर डालते हुए हैराफ की आंखों में गहरी छाया चमकी। दांत कसकर वह खड़ा हुआ और चिल्लाया, मैं भी। हैराफ के जवाब ने कई लोगों को हैरान किया, यहां तक कि सुल्तानी ने भी उसे अजीब नजरों से देखा। फिर भी उसकी खूबसूरत आंखें अभी भी उदास थीं, जिनमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं था। शिकार के दौरान हैराफ की पहले की हरकतों ने साफ तौर पर उसमें गुस्सा और नफरत पैदा की थी। भले उसे हैराफ हमेशा ज्यादा पसंद नहीं था, वह उससे सामान्य दोस्तों की तरह बात कर सकती थी, लेकिन उस घटना ने उसका सारा संपर्क तोड़ दिया और उसे उससे दूर कर दिया। हैराफ की नजर सुल्तानी पर टिकी थी और उसकी आंखों में उदास नजर देखकर उसका चेहरा और उदास और दुखी हो गया। वाकई उस घटना में उसका खून बहुत दिमाग में चढ़ गया था। वह सिर्फ ध्रुवांश को हराकर उससे मिली शर्मिंदगी को साफ करना चाहता था। जाहिर है उसने कभी सुल्तानी को सचमुच चोट पहुंचाने की नहीं सोची थी। आखिर वह लड़की थी जिसे वह पसंद करता था। हैराफ ने कड़वी और कसैली मुस्कान के साथ कहा, अध्यक्ष, आपने पहले जो कहा वह बहुत छू गया, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत से उत्तरी कायनात अकादमी के लिए लड़ना चाहता हूं। अगर हम उत्तरी गहराइयों के दरवाजे में नहीं गए तो मुझे डर है कि हम दूसरी शीर्ष अकादमियों के धुरंधरों से पीछे छूट जाएंगे। वाकई वह काफी सुंदर था, बस उसमें थोड़ी ठंडक और उदासी का एहसास ज्यादा था। लेकिन उत्तरी कायनात अकादमी में कई युवा लड़कियां उस पर फिदा थीं। दैत्य दरबार के सदस्यों ने हैराफ को थोड़े हैरान चेहरों से देखा और चिल्लाए, बॉस सबसे बेस्ट है। जाहिर है ये उनके आम तौर पर उदास छाया से कुछ अलग था, जिसने दैत्य दरबार के सदस्यों को उत्साहित किया। हैराफ का फैसला उनके लिए उनके नेतृत्व में होने का गर्व और सम्मान था। शालू ने सुल्तानी की ओर झुककर फुसफुसाया, उस लड़के का एक बार गर्म खून होना वाकई मुश्किल है।
वह भी हैरान थी। सुल्तानी ने अपनी खूबसूरत आंखों से हैराफ को देखा। उसकी नजर देखकर हैराफ का शरीर चुपके से और सीधा हो गया। इस बार उसने उसकी आंखों में आम तौर पर मौजूद ठंडा और उदासीन भाव नहीं देखा। उसमें पहले की सामान्य नजर के हल्के निशान थे, जिसने उसे चुपके से थोड़ा उत्साहित किया। उत्तरी कायनात अकादमी का पूरा माहौल श्रीनु, लीकांश और हैराफ के प्रभावशाली प्रदर्शन से जैसे भड़क उठा। कई छात्रों ने अपनी उंगलियां रगड़ीं और शीर्ष 10 रैंक में घुसने की कोशिश में उत्तरी कायनात अकादमी के लिए सचमुच बहादुरी से लड़ने की इच्छा जताई। इस भड़के माहौल को महसूस करते हुए जोहार के चेहरे पर मुस्कान उभरी और उसे लगा जैसे उसके शरीर का खून उबलने लगा। उत्तरी कायनात अकादमी का सदस्य होने के नाते उसे इस पल पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए उसके पास खड़ी जेसिका की गर्व और तारीफ भरी खूबसूरत आंखों के तहत जोहार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। भीड़ के एक और कोने में राघव और मंगेश ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर बेबसी भरी मुस्कान थी। इस समय अगर वे पीछे हटे तो वाकई सबके सामने उनकी तौहीन होती। उनका गर्व और घमंड किसी से कम नहीं था। इसलिए जब जोहार ने कदम बढ़ाया, उन्होंने भी ऐसा ही किया। इसके बाद गहरे उत्साह के साथ अनगिनत छात्रों ने देखा कि आसमानी रैंकिंग के शीर्ष 10 रैंक में ध्रुवांश, अमायरा और सुल्तानी को छोड़कर बाकी सब खड़े हो गए। यह प्रभावशाली दृश्य भीड़ का खून उबालने और उमड़ने पर मजबूर कर गया। अकादमी में आम तौर पर गुटों और टोलियों के बीच होने वाली टकराहटों के बावजूद इस नाजुक पल में अकादमी की एकता ने वाकई सबको उत्तरी कायनात अकादमी में होने का गर्व और सम्मान महसूस कराया। अध्यक्ष त्रिकेशु और बाकी बुजुर्गों ने अपने सामने खुल रहे इस प्रभावशाली दृश्य को देखा और सब चौंक गए। एक दूसरे को देखकर उनके चेहरों पर कड़वी मुस्कान थी, लेकिन उन कड़वी मुस्कानों के साथ संतुष्टि और गर्व भी था। जब उनके छात्र वाकई अकादमी के सम्मान और शान के लिए खड़े होकर लड़ सकते थे, तो कौन कह सकता था कि यह उनकी चेतना अकादमी की कामयाबी नहीं थी। आसमान को भरने वाली भड़की आवाजों को शांत करने के लिए हाथ हिलाकर अध्यक्ष त्रिकेशु ने नरम मुस्कान के साथ घोषणा की, 3 दिन बाद मैं ध्रुवांश को पवित्र चेतना पाषाण की ओर ले जाऊंगा। उस मामले के बाद हमारी उत्तरी कायनात अकादमी उत्तरी गहराइयों का दरवाजा फिर से खोलेगी। उनकी घोषणा सुनकर अनगिनत छात्र जोर से चीखे। इस बार उत्तरी कायनात अकादमी के 5 महान अकादमियों के खिताब की रक्षा के लिए हर कोई अपनी पूरी ताकत से लड़ने को तैयार था, बिना किसी खर्च की परवाह। उत्तरी कायनात अकादमी में भड़के उत्साह को देखकर ध्रुवांश ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां कसीं। चूंकि हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, वह सबसे ज्यादा पीछे नहीं रह सकता था। कम से कम उसे पवित्र चेतना पाषाण पर अपनी उत्तरी कायनात अकादमी की इज्जत के लिए लड़ना था। एक विशाल काले हॉल में ठंडा और अंधेरा माहौल सब कुछ दबा रहा था। हॉल के सबसे बीच में काला ड्रैगन बादशाह ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जिनमें ठंडी और गहरी चमक उभरी। सिर उठाकर उसने हॉल के एक अंधेरे कोने की ओर देखा और उदासीन आवाज में बोला, मैंने खबर की पुष्टि की है। इस बार उत्तरी कायनात अकादमी पवित्र चेतना पाषाण में हिस्सा लेगी। हिस्सा लेने वाला वह शख्स है जिसने हमारा काल मेरु स्तंभ हासिल किया, ध्रुवांश। अंधेरे में ठंडी और गहरी चमक उभरी और एक मानवीय आकृति धुंधली सी दिखी। उसने हॉल में गूंजती ठंडी हंसी के साथ कहा, हाँ हाँ, उत्तरी कायनात अकादमी में वाकई हिम्मत है। उनके वे नन्हे लड़के जो अभी पैदा ही हुए हैं, ऐसे आयोजन में हिस्सा लेने की हिम्मत करते हैं। काला ड्रैगन बादशाह ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, उनका आना भी अच्छा है, लेकिन हम अपनी योजना को कैसे लागू करें? इन सालों में हमने बहुत धैर्य से सहा है। हॉल के एक और अंधेरे कोने से गहरी और उदास आवाज गूंजी, क्या सब कुछ ठीक तैयार है? उत्तरी कायनात अकादमी का वह बूढ़ा मिश्रित बालों वाला पक्षी बड़ा मुसीबत है। काला ड्रैगन बादशाह ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, निश्चिंत रहें। उस बूढ़े मिश्रित बालों वाले पक्षी से कोई न कोई निपट लेगा। उसकी आंखों में गहरी नफरत चरम सीमा तक उभरी और वह धीरे बोला, इस बार हम उत्तरी कायनात अकादमी को दिखाएंगे कि हम शैतानी ड्रैगन महल
अभी भी उत्तरी महाद्वीप में सबसे ताकतवर हैं। वह फिर बोला, और हमें अपना कालमेरु स्तंभ वापस लेना होगा। यह हमारी शैतानी ड्रैगन महल का खजाना है। हल्की मुस्कान के साथ काला ड्रैगन बादशाह ने फिर कहा, चूंकि वह लड़का पवित्र चेतना पाषाण में हिस्सा लेने की हिम्मत करता है, यह बहुत अच्छा होगा। उसकी आवाज गूंजते हुए उसने अपनी आस्तीन हिलाई और हॉल में आयाम जोर से मुड़ने और विकृत होने लगा। अगले पल यह एक आयाम मार्ग में बदला, जिसमें तीखी चीखें और गर्जन लगातार गूंज रही थीं, जैसे हजारों राक्षस चिल्ला रहे हों। जैसे ही यह बना, एक पतली और कमजोर काली आकृति धीरे धीरे काले मार्ग से बाहर निकली। साधारण भांग के कपड़ों में ढकी उस आकृति का लुक काफी आम था। उसकी आंखें धूसर काली थीं, जैसे ठहरा हुआ पानी का तालाब जिसमें जरा सा भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। उसकी पीठ पर एक लंबा काला भाला था, जिसमें काले आकृतियां गरज रही थीं, जो कानों को चीरने वाली भूतियां चीखें और भेड़ियों की गर्जन बिखेर रही थीं। आयाम मार्ग से निकलने के बाद उसमें जरा सी हलचल नहीं दिखी और वह वहां खड़ा रहा, जैसे ठंडा और बर्फीला पत्थर। काला ड्रैगन बादशाह ने उस पत्थर से शख्स को देखा जिसमें ज्यादा जिंदगी नहीं दिखती थी, और धीरे आवाज में आदेश दिया, मस्कारा, 3 दिन बाद पवित्र चेतना पाषाण में हिस्सा लेने के लिए तैयार रहो। तुम्हारा इस बार का मिशन है उत्तरी कायनात अकादमी के ध्रुवांश को मारना और उसके हाथों से कालमेरु स्तंभ वापस लेना। अपनी मरी सी आंखें हल्के से उठाकर ठंडी और बर्फीली आकृति ने धीरे से सिर हिलाया और फिर मुड़ गया, अपनी मौजूदगी से एक भी शब्द न बोलते हुए। लेकिन यह अजीबपन किसी को भी देखने पर सिहरन लाता था। उत्तरी कायनात अकादमी में भड़का उत्साह पूरे 3 दिन तक रहा और फिर धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन हर शख्स अकादमी के माहौल में बदलाव महसूस कर सकता था। पहले अकादमी में गुटों और टोलियों के बीच आंतरिक टकराहटें होती रहती थीं, लेकिन जैसे जैसे आधे साल बाद होने वाली महान चेतना अकादमी प्रतियोगिता नजदीक आई, वे टकराहटें चुपके से कम हो गईं। खासकर जब अध्यक्ष त्रिकेशु ने उत्तरी कायनात अकादमी की मौजूदा स्थिति को सामने लाया, तो कई छात्रों का उत्साह उमड़ पड़ा। चूंकि वे उत्तरी कायनात अकादमी के सदस्य थे, वे जाहिर है इसके सम्मान और शान के लिए मेहनत और लड़ाई करते। इसलिए जैसे जैसे नाजुक पल नजदीक आया, हर कोई गंभीरता से ट्रेनिंग करने लगा। आसमानी रैंकिंग के शीर्ष 10 रैंक के करीब रैंक वाले कुछ शीर्ष छात्रों ने शीर्ष 10 में घुसने की कोशिश की, ताकि उत्तरी गहराइयों का दरवाजा में प्रवेश की योग्यता हासिल कर सकें। भले उन्हें उसमें मौजूद खतरों का पता था, इस नाजुक पल में कोई भी बिना लड़े पीछे नहीं हट रहा था। परीक्षा के दिन से 3 दिन बीतने के बाद ध्रुवांश के लिए उत्तरी कायनात अकादमी छोड़कर उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी के सबसे प्रतिष्ठित आयोजन में हिस्सा लेने का वक्त आ गया। नए छात्रों के इलाके में छोटी इमारत में अपनी तैयारियां पूरी करके ध्रुवांश ने मुड़कर अपनी बगल में खड़ी अमायरा को मुस्कान दी और बोला, चलो। भले इस बार उत्तरी कायनात अकादमी के लिए सिर्फ एक हिस्सा लेने का कोटा था, अमायरा ने ध्रुवांश के साथ जाने की योजना बनाई थी, जिसे उसने नहीं ठुकराया। आखिर अमायरा के साथ ज्यादा समय बिताना वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। अमायरा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगले पल दोनों उड़े और 2 प्रकाश की किरणों में बदलकर क्षितिज को पार करने लगे। वे अकादमी के सबसे बीच में बने भव्य विशाल हॉल की ओर बढ़े, जहां अध्यक्ष त्रिकेशु और बाकी बुजुर्ग पहले से उनके इंतजार में थे। हवा से उतरते हुए ध्रुवांश की नजर अध्यक्ष त्रिकेशु पर पड़ी और फिर हल्के से चौंकते हुए उनकी बगल में टिकी। वहां एक पतली और खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जो शालीन सफेद पोशाक में थी और ठंडा और उदासीन रवैया बिखेर रही थी। यह थी लिरिका। ध्रुवांश को लिरिका की मौजूदगी थोड़ी अजीब लगी। आखिर भले लिरिका की अकादमी में बुजुर्ग की हैसियत थी, वह अकादमी के मामलों में बहुत कम हिस्सा लेती थी। जैसे ध्रुवांश की संदेह भरी नजर को भांपते हुए लिरिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। इस पल उसका ठंडा और उदासीन भाव चुपके से पूरी तरह गायब हो गया, जिसने कुछ सफेद बालों वाले बुजुर्गों को हैरान और तारीफ से भर दिया। आखिर वे लिरिका के उदासीन और दूर बर्ताव को बहुत अच्छे से जानते थे। पूरी उत्तरी कायनात अकादमी में उन्होंने उसे कभी किसी को मुस्कुराते नहीं देखा था, लेकिन उनकी आंखों के सामने
उसने वाकई ध्रुवांश को हल्की नरम मुस्कान दी, जिसने उन्हें पूरी तरह हैरान कर दिया। दोस्तों, अभी बहुत सारे फेक चैनल स्टोरी ट्यूब चैनल हैं जो मेरा एपिसोड अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आप यूट्यूब पर उस स्टोरी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो जिस पर 32,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और अगर आप किसी टेलीग्राम पर सुन रहे हैं तो अभी उस चैनल से हट जाओ, क्योंकि अभी बहुत से लोग स्कैम कर रहे हैं फेक चैनल बनाकर। लिरिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस बार मैं तुम दोनों के साथ पवित्र चेतना पाषाण की ओर चलूंगी। अध्यक्ष त्रिकेशु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, बुजुर्ग लिरिका की ताकत असाधारण है। उनके साथ जाने से तुम दोनों के लिए ज्यादा सुरक्षा होगी। वह भी लिरिका के दोनों के साथ जाने के अनुरोध से बहुत हैरान थे। फिर भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह ठुकराते, क्योंकि एक और शख्स होने से उनके समूह की सुरक्षा बढ़ती। भले उत्तरी महाद्वीप में ऐसी बेवकूफ ताकतें नहीं होनी चाहिए थीं जो उत्तरी कायनात अकादमी पर खुल्लम खुल्ला हमला करें, फिर भी थोड़ा ज्यादा सुरक्षित रहना हमेशा बेहतर था। इन शब्दों को कहते हुए अध्यक्ष त्रिकेशु ने ध्रुवांश को गहरी और गूढ़ नजर से देखा। लिरिका, जो आम तौर पर अकादमी में होने वाली किसी भी चीज की परवाह नहीं करती थी, ने अचानक साथ चलने का अनुरोध किया। चाहे कोई इसे कैसे देखे, उसका ध्रुवांश से जरूर कोई रिश्ता था, और यह साथ चलना साफ तौर पर उसकी रक्षा करने की नीयत दिखाता था। लिरिका ने वाकई ध्रुवांश की रक्षा की पहल की थी। यह अध्यक्ष त्रिकेशु की नजरों में बहुत अकल्पनीय बात थी। आखिर उन्हें लिरिका की ठंडी और उदासीन शख्सियत की अच्छी समझ थी। उनके नजरिए से अगर उत्तरी कायनात अकादमी नष्ट भी हो जाए तो लिरिका शायद ज्यादा भावुक नहीं होती। इसलिए लिरिका का ध्रुवांश की रक्षा के लिए साथ चलने का विचार उनके लिए अरेबियन नाइट्स सा था। लेकिन उनकी हैरानी के बावजूद अध्यक्ष त्रिकेशु ने ध्रुवांश और लिरिका के बीच के रिश्ते की जांच करने की योजना नहीं बनाई। फिर भी जैसा वे देख सकते थे, दोनों का रिश्ता इतना साधारण नहीं था। अध्यक्ष त्रिकेशु की नजर को देखकर ध्रुवांश ने मन ही मन कोसा और फिर सिर घुमाकर अमायरा की ओर देखा। इस पल उसका नाजुक चीनी सा चेहरा अभी भी शांत और सुकून भरा था, बल्कि लिरिका की खूबसूरत आंखों को अपनी ओर देखते हुए अमायरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। लेकिन जैसे ही ध्रुवांश इधर उधर देख रहा था, युवा लड़की के होंठ हल्के से कांपे और कुछ नरम फुसफुसाहटें ध्रुवांश के कानों में गूंजीं। तुम काफी आकर्षक हो, है ना? ध्रुवांश को तुरंत हल्की शर्मिंदगी हुई और उसने सूखी खांसी के साथ जवाब दिया, कृपया गलत मत समझो। लिरिका दीदी को हम दोनों के अकेले वहां जाने की चिंता है। भले अमायरा ने कोई टिप्पणी नहीं की, उसकी आंखों का भाव ध्रुवांश को ऐसा लगा जैसे कोई भी सफाई उसके लिए काफी नहीं होगी। अध्यक्ष त्रिकेशु ने हाथ हिलाकर दोनों युवा प्रेमियों के बीच की चुप्पी भरी बातचीत को तोड़ा। चूंकि सब आ चुके हैं, चलो निकलते हैं। वह आसमान में उड़े और उनके पीछे पीछे लीडर मयूर और बुजुर्ग जेहान। जाहिर है, इस साल उत्तरी कायनात अकादमी ने पवित्र चेतना पाषाण को बहुत अहमियत दी थी। डीन और 2 ऊंचे पद के बुजुर्गों के साथ यह लाइनअप काफी खतरनाक था। लिरिका ने ध्रुवांश और अमायरा की ओर बढ़ते हुए मधुर मुस्कान के साथ कहा, मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारी रफ्तार काफी नहीं होगी। उसने अपनी हथेली खोली और उसकी आस्तीन से कंपास सी चमकती रिंग निकली जो हवा में तैरने लगी। अमायरा ने नरम सिर हिलाकर कहा, फिर हमें बुजुर्ग लिरिका को शुक्रिया अदा करना होगा। लिरिका ने अपनी खूबसूरत आंखों से अमायरा को नरम नजरों से देखा और बोली, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम मुझे ध्रुवांश की तरह लिरिका दीदी कह सकती हो। भविष्य में अगर मैं ज्योति मां से टकराई तो शायद तुम्हारे बारे में उनसे बात कर सकूं। उसके आलोचनात्मक नजरिए से भी वह सामने वाली युवा लड़की में जरा सा दोष नहीं देख पाई। क्या लड़की है, कोई आश्चर्य नहीं कि ध्रुवांश उस पर फिदा है। लिरिका के शब्द सुनकर अमायरा के प्यारे चेहरे पर हल्की गुलाबी चमक उभरी। उसने लिरिका के बारे में कुछ बातें पहले सुनी थीं और जाहिर है जानती थी कि उसने जिस ज्योति मां का जिक्र किया वह ध्रुवांश की मां होनी चाहिए। अमायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लिरिका दीदी। भले उसे दूसरों का ज्यादा करीब आना पसंद नहीं था, वह लिरिका के ध्रुवांश के लिए रक्षात्मक भावों को महसूस कर सकती थी। इसलिए
वह लिरिका के प्रति अपने अच्छे प्रभाव को ठुकराने में कंजूसी नहीं करना चाहती थी। लिरिका ने मुस्कुराकर अमायरा का छोटा हाथ पकड़ा और कंपास सी चमकती रिंग के शीर्ष की ओर उड़ी। यह देखकर ध्रुवांश जल्दी से पीछे चला। जैसे ही वे हवा में उभरे, दूर से अनगिनत छात्र उनकी ओर ध्यान से देख रहे थे। जाहिर है, सबको पता था कि आज का दिन वह है जब ध्रुवांश उत्तरी कायनात अकादमी छोड़कर उत्तरी महाद्वीप की ओर जाएगा और इस महाद्वीप की युवा पीढ़ी के सबसे प्रतिष्ठित आयोजन में उनकी अकादमी का प्रतिनिधित्व करेगा। एक पहाड़ी छोटी से श्रीनु और लिकांश हवा में उड़े और ध्रुवांश की ओर मुस्कान भेजकर बोले, ध्रुवांश, इस बार हमें तुम पर भरोसा है कि तुम हमारी उत्तरी कायनात अकादमी की इज्जत बनाए रखोगे। ध्रुवांश ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, निश्चिंत रहें, चाहे कोई भी हो, मैं आसानी से लड़ाई छोड़ नहीं दूंगा। ये सुनकर श्रीनु और लिकांश मुस्कुराए। एक समय अकादमी के सबसे शानदार छात्र होने के नाते यह मामला उन्हें संभालना चाहिए था, लेकिन हकीकत में मौजूदा स्थिति उनके लिए कुछ क्रूर थी। उनकी उम्र और ट्रेनिंग की अवधि की वजह से उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी से कुछ अंतर था। इसीलिए उन्हें यह जिम्मेदारी ध्रुवांश के कंधों पर सौंपनी पड़ी। भले उनके दिलों में जटिल भाव थे, दोनों को दिल से उम्मीद थी कि ध्रुवांश पवित्र चेतना पाषाण पर एक और चमत्कार रचेगा। आखिर उत्तरी कायनात अकादमी के सदस्य होने के नाते वे सब एक ही सम्मान और शान साझा करते थे और कोई भी हार एक शरीर की तरह। ध्रुवांश को मुस्कान भेजकर अध्यक्ष त्रिकेशु बोले, जब समय आएगा बस अपनी पूरी कोशिश करना। इस आयोजन का अकादमी में सीधा प्रसारण होगा। उस समय हर कोई तुम्हारा प्रदर्शन देख सकेगा और तुम्हारे लिए चीयर और समर्थन करेगा। थोड़ा चौंक कर ध्रुवांश ने बेबसी भरी मुस्कान दी। इस बार उसे वाकई अपने कंधों पर दबाव महसूस हुआ। उस समय उसकी हर हरकत और फैसला अकादमी में हर कोई देखेगा। लगता है मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, वरना अगर मैं वहां सबके सामने बुरा दिखा तो यह वाकई मेरे लिए खराब होगा। अध्यक्ष त्रिकेशु ने अपनी आस्तीन हिलाई और बोले, चलो। वह और बात नहीं करते हुए अगले पल उनके सामने हवा से अनंत चेतना शक्ति फटी और आयाम ही खींचने और विकृत होने लगा, जिससे एक विशाल आयाम मार्ग बना। आगे बढ़ते हुए अध्यक्ष त्रिकेशु सीधे आयाम भंवर में घुस गए। उनके पीछे पीछे ध्रुवांश और बाकी समूह बारीकी से चले। जैसे ही आयाम विकृत होता रहा, उसने उनकी आकृतियों को पूरी तरह निगल लिया और फिर बिखर गया। हवा फिर सामान्य हो गई और वे आकृतियां नजरों से गायब हो गईं। श्रीनु ने उस जगह को देखा जहां ध्रुवांश और समूह गायब हुए और मुस्कुराकर बोला, पता नहीं ध्रुवांश इस पवित्र चेतना पाषाण में क्या नतीजे हासिल करेगा। वह बोला, सुना है कि उत्तरी महाद्वीप के शीर्ष धुरंधरों में कुछ लोग 3 परमार्थ परीक्षाओं तक पहुंच चुके हैं। लिकांश ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, 3 परमार्थ परीक्षाएं ना, यह वाकई बहुत पेचीदा है। जिन लोगों में ऐसी ताकत थी वे पहले से ही परमार्थ के रास्ते पर कदम रख चुके थे और सिद्धि रैंक से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। लिकांश के चेहरे पर अचानक मुस्कान उभरी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह लड़का हारेगा। वह बोला, आखिर सिर्फ इस साल में मैं उसके के कारनामों से सुन्न हो चुका हूं। वह लड़का जिसे मेरे 3 हमले रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी थी, अब उस क्षेत्र में पहुंच गया है जो मैं भी नहीं छू सकता। यह सुनकर श्रीनु मुस्कुराया और फिर सिर उठाकर ऊपर के विशाल और विस्तृत आसमान को देखा और अपने दिल में कुछ शब्द चुपके से बुदबुदाया। ध्रुवांश, इस बार उत्तरी कायनात अकादमी का हर शख्स तुम्हें देखेगा। हमें दिखा कि तुम कितनी दूर जाओगे। जब तुम लौटोगे, आसमानी रैंकिंग का तानाशाह का खिताब वाकई तुम्हारा होगा। पवित्र चेतना पाषाण उत्तरी महाद्वीप के लगभग बीच में था। जिस जगह पर यह था उसे पवित्र चेतना क्षेत्र कहा जाता था और उत्तरी महाद्वीप में इसकी बहुत शोहरत और प्रतिष्ठा थी। कहते हैं कि पवित्र चेतना पाषाण प्राचीन काल से अब तक चला आ रहा है। शुरू में इस पहाड़ में कुछ खास नहीं था, लेकिन एक गगन परमार्थ के वहां बैठकर गुजर जाने की वजह से यह सामान्य पहाड़ असाधारण हो गया, जैसे किसी अनोखी और ताकतवर शक्ति से सील हो गया हो। दुनिया की डरावनी चेतना शक्ति ने पहाड़ के आसपास को बांट सा ढक लिया
जिससे कोई भी बेकाबू होकर वहां घुसने की हिम्मत नहीं करता था। यह अलगाव हर कुछ साल में कमजोर पड़ता था। जब ऐसा होता तो उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी का सबसे प्रतिष्ठित आयोजन शुरू होता। यह सब पवित्र चेतना पाषाण में होने वाली एक विशाल भाग्य बदलने वाली घटना की वजह से था, जिसे पवित्र चेतना प्रवेश कहा जाता था। परमार्थ बनने के रास्ते पर मेहनत करने वालों के लिए इसका जानलेवा आकर्षण था। साथ ही यह कई ताकतवर ताकतों और प्रभावों के दिलों को हिलाने के लिए काफी मोहक था। आखिर इस अनंत लिविरिया में सिर्फ असली परमार्थ ही कह सकते थे कि उन्होंने योद्धा बनने का रास्ता शुरू किया। जब तक किसी ताकत या प्रभाव में परमार्थ स्तर का वजूद था, ताकत की प्रगति और दूसरों का झटका काफी डरावना स्तर तक पहुंच जाता था। इसलिए उत्तरी महाद्वीप की कई ताकतों और प्रभावों की आंखें इस पवित्र चेतना प्रवेश को हासिल करने के लिए लाल हो गई थीं, और वे इसके लिए अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करती थीं। यह सब अपने धुरंधरों को यह मौका दिलाने के लिए था ताकि परमार्थ बनने के रास्ते पर उनकी नींव मजबूत हो। इसलिए हर बार जब पवित्र चेतना पाषाण खुलता तो पूरा उत्तरी महाद्वीप भड़क उठता। कई ताकतों और प्रभावों द्वारा पूरे दिल से तैयार किए गए युवा धुरंधर इस प्रवेश के लिए लड़ते और संघर्ष करते। इसलिए यह आयोजन उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ियों के बीच सबसे ऊंचे स्तर का आदान प्रदान माना जा सकता था। ध्रुवांश और समूह को उत्तरी कायनात अकादमी से पवित्र चेतना क्षेत्र तक पहुंचने में सिर्फ आधे दिन का समय लगा। उनकी इस रफ्तार ने ध्रुवांश को बेकाबू तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। वाकई परमार्थ स्तर के वजूद के लायक। अगर वह अकेला होता और पूरी ताकत से यहां पहुंचने की कोशिश करता तो उसे कम से कम 1 दिन लगता। पहुंचने पर वे तुरंत अध्यक्ष त्रिकेशु की अगुवाई में पवित्र चेतना क्षेत्र के मुख्य इलाके की ओर बढ़े, जहां पवित्र चेतना शहर नाम का एक शहर था। यह पवित्र चेतना शहर पवित्र चेतना पाषाण के आधार पर बना था और बहुत प्राचीन था। पवित्र चेतना पाषाण की अनोखी खासियत की वजह से यह शहर पहले से तटस्थ स्थिति में रहा था और कोई भी ताकत या प्रभाव इसे बेकाबू होकर कब्जा करने की हिम्मत नहीं करता था। आखिर ऐसी हरकतें दूसरी ताकतों और प्रभावों का गुस्सा और नाखुशी ला सकती थीं। पवित्र चेतना प्रवेश जैसे आकर्षण के साथ एक हल्की हवा भी शुरू करने वाले पर विनाशकारी परीक्षा ला सकती थी। अभी यह पवित्र चेतना शहर के लिए कुछ सालों में सबसे जीवंत समय था। उत्तरी महाद्वीप के हर कोने से अनगिनत ताकतें और योद्धा यहां जमा हुए थे। यहां तक कि कुछ अकेले योद्धा भी यहां दौड़े चले आए। भले उन्हें पता था कि पवित्र चेतना प्रवेश के लिए संघर्ष में ताकतवर ताकतें तर्क और समझौते को नहीं मानेंगी। इसका आकर्षण तर्क और समझ को कम करने के लिए काफी था। यह सब 3 परमार्थ परीक्षाओं के हर किसी पर डर और खौफ की वजह से था। मानव शरीर परीक्षा, चेतना शक्ति परीक्षा और अंतरात्मा परीक्षा हर एक पिछले से ज्यादा डरावनी। जरा सी गलती या चूक से कोई राख हो जाता और उसकी दैवीय आत्मा भी भाग नहीं पाती और वह दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाता। अनगिनत योद्धा इन 3 परीक्षाओं से गिरे और फिर कभी नहीं उठ पाए। इसलिए कई लोगों की नजरों में 3 परमार्थ परीक्षाएं साफ तौर पर उन ताकतवर ताकतों और प्रभावों से ज्यादा डरावनी थीं। जब दोनों डरों की तुलना की गई तो उनके बीच डर का अंतर तौलना स्वाभाविक रूप से आसान था। पवित्र चेतना पाषाण पर पहुंचने से पहले ध्रुवांश ने दूर शहर के पीछे की ओर नजर डाली। वहां एक भव्य पहाड़ की आकृति थी जो आसमान को ढकने वाले चेतना कोहरे में धुंधली सी दिख रही थी। वहां मौजूद चेतना शक्ति की अनंत मात्रा लोगों के दिलों में डर और खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। जैसे ही चेतना शक्ति हिलती और उमड़ती, बिजली की गड़गड़ाहट सी आवाजें गूंजतीं जो दुनिया में फैल रही थीं। इस दृश्य को देखकर ध्रुवांश की आंखें बेकाबू सिकुड़ गईं। अध्यक्ष त्रिकेशु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह पवित्र चेतना पाषाण है। वह बोले, उस इलाके को देखो। जब तक कोई परमार्थ स्तर का योद्धा है वह वहां करीब नहीं जा सकता। यह उस क्षेत्र में बची दबाव की वजह से है जो शायद उस गगन परमार्थ ने छोड़ा जो वहां बैठकर गुजर गया। लेकिन जब तक कोई परमार्थ के क्षेत्र में कदम नहीं रखता वह उस दबाव को महसूस नहीं कर सकता। इसलिए हम वहां करीब नहीं जा सकते, लेकिन तुम वहां घुस सकते हो। हाँ,
शायद यह गगन परमार्थ की परमार्थों के क्षेत्र में हैसियत की वजह से है। अध्यक्ष त्रिकेशु की आवाज में तारीफ और अफसोस था जब वे ध्रुवांश को समझा रहे थे। भले परमार्थ बनना योद्धा बनने के रास्ते पर कदम रखने का मतलब था, गगन परमार्थ को शायद परमार्थों का सम्राट माना जा सकता था। ऐसे वजूद के सामने उनकी ताकत के साथ उनके पास विरोध करने की सबसे साधारण योग्यता भी नहीं थी। अध्यक्ष त्रिकेशु की व्याख्या सुनकर ध्रुवांश ने चुपके से जीभ चटकाई और सोचा, तो गगन परमार्थ वाकई इतने ताकतवर होते हैं? सिर्फ उस क्षेत्र में बचा दबाव ही अध्यक्ष त्रिकेशु जैसे स्तर के योद्धा को बेकाबू घुसने की हिम्मत न करने के लिए काफी था। अध्यक्ष त्रिकेशु ने समझाया, भले यह पवित्र चेतना पाषाण यहां से ज्यादा दूर नहीं दिखता, ये एक अलग आयाम में बंद है। सिर्फ जब खास तारीख आती है तब तुम उसमें दिखने वाली दरारों पर भरोसा करके अंदर घुस सकते हो। वह बोले, अगर तुम तारीखें गिनो तो 3 दिन बाद वह पल होना चाहिए जब पवित्र चेतना पाषाण खुलता है। अभी हम सिर्फ उस पल का चुपके से इंतजार कर सकते हैं। ये सुनकर ध्रुवांश ने सिर हिलाया। अध्यक्ष त्रिकेशु ने हाथ हिलाकर कहा, चलो पवित्र चेतना आरामघर की ओर चलते हैं। वह जगह है जहां उत्तरी महाद्वीप की शीर्ष ताकतें और प्रभाव जमा होते हैं। शायद तुम उन लोगों को देख सको जो वाकई इस महाद्वीप की युवा पीढ़ी के शीर्ष पर खड़े हैं। वह शहर में सबसे भव्य दिखने वाले आरामघर की ओर बढ़े और ध्रुवांश और बाकी जल्दी से पीछे चले। इस पल पूरा पवित्र चेतना शहर गर्म और विस्फोटक स्थिति में था। हवा में अनगिनत रोशनी की किरणें टिड्डियों के झुंड सी गुजर रही थीं, जो बहुत शानदार दिख रही थीं। और यहां मौजूद ज्यादातर लोग काफी ताकतवर थे, जिसने ध्रुवांश के दिल में हैरानी और तारीफ पैदा की। वाकई इस उत्तरी महाद्वीप में छिपे बाघ और ड्रैगन थे। चाहे वह सफेद ड्रैगन शहर में देखे लोग हों या पश्चिमी शून्य शहर में, यहां की तुलना में उनका जिक्र भी नहीं था। आखिरकार अध्यक्ष त्रिकेशु आराम घर के सामने रुके। सिर उठाकर सबसे ऊपरी मंजिल की ओर देखते हुए उन्होंने हल्के से आंखें सिकोड़ी। जाहिर है उन्होंने वहां से कुछ जानी पहचानी लहरें महसूस की थीं। लगता है उत्तरी महाद्वीप के वे बूढ़े लोग भी यहां आ चुके हैं। अध्यक्ष त्रिकेशु ने ध्रुवांश और बाकियों को पवित्र चेतना आराम घर में लाकर मुस्कुराकर कहा, ध्रुवांश, तुम तीनों यहां आसपास आराम कर सकते हो। मुझे कुछ परिचितों से मिलने जाना है। ऊपरी मंजिल पर मौजूद लोग उत्तरी महाद्वीप के क्षेत्रीय तानाशाह थे, इसलिए वहां का माहौल साफ तौर पर ध्रुवांश जैसे युवाओं के लिए मुनासिब नहीं था। ध्रुवांश ने जवाब में सिर हिलाया और अध्यक्ष त्रिकेशु, लीडर मयूर और बुजुर्ग जेहान के साथ ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ियों पर खूबसूरत पहरेदार थे, लेकिन जब उन काफी ताकतवर पहरेदारों ने अध्यक्ष त्रिकेशु और 2 बुजुर्गों को देखा, उन्होंने कोई रुकावट नहीं डाली, हल्के से झुककर और तीनों को ऊपरी मंजिल की ओर जाने दिया। ध्रुवांश ने अमायरा और लिरिका को मुस्कान भेजकर कहा, चलो बैठते हैं। वह आराम घर की खिड़की के करीब एक जगह पर गया। अभी यह जगह बदमाशों और ड्रैगनों का अच्छा मिश्रण थी, जिसमें अनगिनत ताकतें और योद्धा जमा थे। यह ध्रुवांश के लिए यह देखने का अच्छा मौका था कि इस पवित्र चेतना पाषाण में कितने कांटेदार शख्स हिस्सा लेने जा रहे हैं। जब ध्रुवांश आसपास का जायजा ले रहा था, कई नजरें उन तीनों पर जमा हो गईं। आखिर ध्रुवांश को छोड़कर अमायरा और लिरिका दोनों बहुत खूबसूरत लड़कियां थीं, जो शायद ही कहीं दिखती हों। उनके लिए अमायरा शांत और संयमित दिखती थी, जैसे गहरी खाई का फूल, अकेला और स्वतंत्र। लिरिका असाधारण रूप से ठंडी और उदासीन थी, जो अपनी ऐसी शख्सियत दिखाती थी जो लोगों को 1000 मील दूर भगाती थी, जिससे लोग बेकाबू होकर उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करते थे। चाहे कहीं भी हो, खूबसूरत लड़कियां सबसे ज्यादा ध्यान खींचती थीं। इसलिए दोनों लड़कियों की मौजूदगी ने कई लोगों के दिलों को खुजली दी। लेकिन यहां मौजूद लोग कोई मामूली नहीं थे। भले उनके पास दोनों के साथ बेकाबू छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं थी, उन्होंने तीनों के चारों ओर नजरें डालीं, जैसे ध्रुवांश, अमायरा और लिरिका की पहचान का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हों। आसपास से आ रही नजरों को अमायरा और लिरिका ने पूरी तरह नजरअंदाज किया और वे ध्रुवांश के साथ नरम स्वर में फुसफुसा रही थीं।
उनके चेहरों पर कभी कभी उभरने वाली हल्की मुस्कानें बहुत मोहक थीं, जिसने आसपास के कई लोगों में जलन और ईर्ष्या पैदा की। इस समय ध्रुवांश ने आसपास की नजरों में मौजूद भावनाओं को भांपा, जिससे उसका मुंह बेबसी में हल्का सा हिला। लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, उसने अचानक एक दिशा में नजर डाली। इस पल आराम घर में अचानक कुछ हलचल मच गई और एक एक नजर आराम घर के बड़े दरवाजों की ओर जमा हो गई। इस दृश्य को देखकर ध्रुवांश ने उन उत्सुक नजरों का पीछा किया और एक खूबसूरत आकृति को धीरे धीरे उन बड़े दरवाजों से गुजरते देखा। वहां एक लंबी और भरी पूरी आकृति वाली युवा लड़की थी। उसके शरीर पर लाल रंग का नरम कवच था, जो बहुत नाजुक और फिट दिख रहा था। उसकी बहुत मोहक काया की वजह से तंग कवच के नीचे उसका भरा हुआ सीना और ज्यादा आकर्षक लग रहा था। नीचे उसकी पतली और नाजुक कमर थी और छोटी चमड़े की स्कर्ट के नीचे लंबी और पतली टांगें दिख रही थीं, जो बहुत लुभावनी थीं। आग सी खूबसूरती। आराम घर का माहौल न सिर्फ शांत हो गया, बल्कि ध्रुवांश भी उस आग सी खूबसूरत लड़की की मोहक आकृति को दूसरी बार देखने से रोक नहीं पाया। अगले पल अमायरा की हल्की घूरती नजर को देखकर उसने जल्दी से नजर हटा ली, जिससे अमायरा ने हल्की बेबसी और हंसी में सिर हिलाया। उस लड़की को देखकर लिरिका हल्के से चौंकी। इस पल जीवंत माहौल फिर बहाल हुआ और कुछ लोगों ने इस आग सी खूबसूरती को पहचान लिया और मौके पर ही होंठ चटकाए। फिर भी किसी ने उसकी ओर ज्यादा देर तक देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि यह लड़की कितनी खतरनाक और कांटेदार थी। उसी तरह उसका बैकग्राउंड भी काफी तानाशाही था। जैसे ही युवा लड़की आराम घर में घुसी, उसने उदासीन नजरों से आसपास देखा, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने वाली थी, उसकी नजर अचानक रुक गई और उसके प्यारे चेहरे पर हैरानी और खुशी की छाया तुरंत फट पड़ी। उसकी नजर को अपनी ओर आते और हैरान खुश भाव को देखकर ध्रुवांश तुरंत चौंका। जब वह अपने संदेहों में डूबा था, आग सी मोहक लड़की पहले से उछलकर उनके पास आ गई और उसकी सेक्सी होठों से हैरानी और खुशी भरी साफ और मधुर आवाज गूंजी, लिरिका दीदी, आप यहां कैसे आई? जैसे ही उसने अपनी आंखों के सामने उस लुभावनी लड़की को देखा, ध्रुवांश के दिमाग में हैरानी दौड़ गई, खासकर उस लड़की के लिरिका को पुकारने के तरीके को सुनकर, जिसने उसकी हैरानी को और बढ़ा दिया। इस लड़की ने वाकई लिरिका को पहचान लिया था। जैसे ही ध्रुवांश ने लिरिका की ओर संदेह भरी नजर डाली, उसने हल्की मुस्कान दी। लड़की की ओर धीरे से सिर हिलाकर लिरिका ने समझाया, यह ग्रीष्म व्यापार मंडल की सबसे बड़ी मालकिन सारंगी है। अब ध्रुवांश वाकई चौंक गया और उसने अपने सामने की लुभावनी लड़की को अजीब नजरों से देखा। सारंगी? कहा जाता है कि वह उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी में सबसे मशहूर शख्सियतों में से एक है, और उसकी ताकत मेलांग से कम नहीं थी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा थी। सारंगी ने लिरिका की यहां मौजूदगी पर बहुत खुशी और हैरानी दिखाई, और उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान बहुत आत्मा को हिलाने वाली थी। वह बोली, वाकई बहुत समय हो गया लिरिका दीदी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वाकई यहां आपसे मिली। क्या इस बार उत्तरी कायनात अकादमी पवित्र चेतना पाषाण में हिस्सा ले रही है? लिरिका ने धीरे से सिर हिलाया और ध्रुवांश की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, इस बार वही हिस्सा ले रहा है। सारंगी ने हैरानी से ध्रुवांश की ओर देखा। हां? उसके अंदर से निकलती सिद्धि रैंक प्रारंभिक स्तर की ताकत को महसूस करने के बाद वह तुरंत चौंक गई। इस स्तर की ताकत के साथ वह पवित्र चेतना पाषाण में कैसे हिस्सा ले सकता है? फिर भी उसके दिल की हैरानी उसके चेहरे पर नहीं दिखी। इसके उलट ध्रुवांश को मुस्कान भेजकर वह बोली, मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम सारंगी है और अगर देखा जाए तो मैं तुम्हारी सीनियर मानी जा सकती हूं। ध्रुवांश फिर चौंका। सीनियर? क्या यह सारंगी उनकी उत्तरी कायनात अकादमी की छात्रा हो सकती है? लिरिका ने समझाया, कुछ साल पहले उसने उत्तरी कायनात अकादमी में 1 साल तक ट्रेनिंग की थी, फिर अपने व्यापार मंडल के मामलों के लिए वापस बुला ली गई थी। सख्ती से देखा जाए तो उसे अभी भी तुम्हारी सीनियर दीदी माना जा सकता है। लिरिका की व्याख्या के बाद ही ध्रुवांश अपनी हैरानी से बाहर निकला और मुस्कुराकर जवाब दिया, मिलकर खुशी हुई सारंगी जी, मेरा नाम ध्रुवांश है। अमायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अमायरा?
सारंगी ने अचानक अपनी चमकदार खूबसूरत बड़ी आंखें झपकाईं। ध्रुवांश? ध्रुवांश को एक नजर से नापते हुए वह कुछ हैरानी के साथ बोली, क्या तुम वही ध्रुवांश हो जिसने मेलांग को हराया था? ध्रुवांश ने नहीं सोचा था कि यह बात वाकई फैल जाएगी, फिर भी उसने धीरे से सिर हिलाया। सारंगी को इस पल एहसास हुआ, कोई आश्चर्य नहीं। उत्तरी महाद्वीप की शीर्ष ताकतों में से एक होने के नाते ग्रीष्म व्यापार मंडल की जानकारी इकट्ठा करने की काबिलियत असाधारण थी। इसलिए सारंगी के पास उस दिन शून्य शहर में हुई घटना की हर जानकारी थी। उस समय ध्रुवांश की ताकत शायद सिर्फ परमवीर रैंक चरम स्तर थी, फिर भी उसने मेलांग को हराया जो सिद्ध रैंक चरम स्तर पर था। उनके ग्रीष्म व्यापार मंडल के कई बुजुर्गों को भी इस मामले के अंतिम नतीजे पर अविश्वास हुआ। आखिर दोनों की ताकत का अंतर वाकई बहुत बड़ा था, लेकिन उसके संदेहों के बावजूद उस खबर और जानकारी को गलत नहीं ठहराया जा सकता था। जैसा दिख रहा था, अभी उसके सामने का ध्रुवांश मेलांग को हराने के समय से और ताकतवर हो गया था और वाकई सिद्ध रैंक में कदम रख चुका था। उसकी युद्ध काबिलियत, जो साधारण स्तरों पर वर्गीकृत नहीं हो सकती थी, के साथ इस ध्रुवांश को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। फिर भी सारंगी को यह जानकर खुशी हुई कि इस पवित्र चेतना पाषाण में ध्रुवांश हिस्सा ले रहा है। पहले उत्तरी कायनात अकादमी में ट्रेनिंग करने की वजह से उसे अकादमी का अच्छा प्रभाव था, इसलिए उत्तरी कायनात अकादमी को उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी के सबसे भव्य आयोजन में हिस्सा लेते देखना उसके लिए खुशी की बात थी। उसने हंसकर कहा, मैं बहुत समय से तुमसे मिलने की उम्मीद कर रही थी। ध्रुवांश की ओर अपनी पतली और नन्ही बर्फ सी सफेद उंगली बढ़ाकर सारंगी ने मुस्कुराकर कहा, आराम से। अगर पवित्र चेतना पाषाण में कोई दिक्कत हुई तो बस मेरे पास आ जाना और मैं वहां तुम्हारी रक्षा करूंगी। सारंगी ने बेपरवाह और हंसमुख स्वभाव के साथ कहा, नहीं सोचा था कि आप भी यहां आएंगी लिरिका दीदी। पहले आप उत्तरी कायनात अकादमी के मामलों की जरा भी परवाह नहीं करती थीं। परिचय के थोड़े समय बाद ही वह सबके साथ घुल मिल गई और साथ बैठ गई। जैसा दिख रहा था, वह लिरिका के बहुत करीब थी और लिरिका उसे दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा आत्मीयता से बरत रही थी और अपनी ठंडी और उदासीन शख्सियत को पूरी तरह छोड़ दिया था, जो लोगों को 1000 मील दूर भगाती थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि कृपया मेरे इस एपिसोड को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको एक लाइन करने में आपका कुछ नहीं लगता है, फिर भी कई लोग लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। 3 लड़कियों के एक साथ बैठने से उन्होंने बहुत चमकदार और खूबसूरत दृश्य बनाया। उनकी जगह निस्संदेह ड्रैगनों और बदमाशों से भरे मंडप में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली जगह बन गई थी। फिर भी यहां मौजूद लोगों की तीक्ष्णता के साथ उन्होंने जल्दी ही सारंगी की पहचान जान ली, जिससे उनकी आंखों में कुछ डर और खौफ उभरा। आखिर उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी में सारंगी की शोहरत और प्रतिष्ठा काफी ऊंची थी। ग्रीष्म व्यापार मंडल की सबसे बड़ी मालकिन की हैसियत के साथ वाकई बहुत कम लोग थे जो उसे उकसाने की हिम्मत करते थे। सारंगी की मौजूदगी की वजह से कुछ लोग ध्रुवांश पर ध्यान देने लगे। इस तरह की जगह में जानकारी बहुत तेजी से फैलती थी और आसपास की फुसफुसाहटों से लोग धीरे धीरे उसकी पहचान जान गए, यहां तक कि उसका नाम भी उनके द्वारा खोद निकाला गया। आखिर कुछ समय पहले शून्य शहर की लड़ाई की वजह से ध्रुवांश को उत्तरी महाद्वीप में कुछ शोहरत और प्रतिष्ठा मिल चुकी थी। भले वह सारंगी जैसे युवा पीढ़ी के शीर्ष शख्सों के स्तर पर नहीं थी, उसे कोई गुमनाम या साधारण शख्स नहीं माना जा सकता था। किसी ने कहा, वे उत्तरी कायनात अकादमी के लोग हैं। दूसरे ने हंसकर बोला, हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिछले कुछ सालों से गायब उत्तरी कायनात अकादमी इस बार पवित्र चेतना पाषाण में हिस्सा लेगी। क्या उन्हें डर नहीं कि यहां हस्ती मीनार के उन धुरंधरों द्वारा मार डाले जाएंगे? तीसरे ने कहा, वह युवा साधारण नहीं लगता, वह शायद वही ध्रुवांश है। मैंने सुना है कि उसने शून्य शहर में शैतानी ड्रैगन महल के मेलांग को हराया था। चौथे ने हैरानी से पूछा, यह सच नहीं हो सकता ना? वह इतना ताकतवर नहीं दिखता और मेलांग तो सिद्ध रैंक चरम स्तर पर था, है ना? पहले ने जवाब दिया,
इसलिए मैंने कहा कि वह साधारण नहीं है। उत्तरी कायनात अकादमी से पवित्र चेतना पाषाण में हिस्सा लेने वाला शायद वही है। सोचो, अगर उसके पास कोई काबिलियत नहीं होती तो क्या उत्तरी कायनात अकादमी उसे यहां आने देती? किसी और ने कहा, उस समय हम अच्छे से देखेंगे कि उसके पास आखिर क्या काबिलियत है। आराम घर में आवाजें गूंजती रहीं, जिनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के इरादे थे। जब आराम घर में फुसफुसाहटें चल रही थीं, कुछ अंधेरे पर्दों से ढके इलाकों में भी नजरें निकलीं, जो ध्रुवांश और 3 लड़कियों वाली जगह पर जमा हो गईं। इन नजरों के मालिक जाहिर है साधारण पृष्ठभूमि के नहीं थे, इसलिए सारंगी को देखकर उनमें कोई डर या खौफ नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में मजा था। एक भूरे लबादे वाले पुरुष ने पर्दे के पीछे हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो वह वही लड़का है जिसने मेलांग को हराया। वह अपने हाथ में चाय का प्याला घुमा रहा था। उसकी उंगलियां बहुत पतली थीं। जैसे ही वे हल्के से हिलतीं, वे मेज पर नाचती परछाइयों सी लगतीं, जो बहुत अजीब और विचित्र थीं। उसके बगल में पीले लबादे वाले पुरुष ने कहा, मैंने यही सुना है। हल्की मुस्कान के साथ वह बोला, क्या बात है? क्या राजकुमार लाशिर को वह खटक रहा है? अरे, लगता है सारंगी तुम्हारी नाममात्र की मंगेतर है और वह लड़का उसके इतना करीब होने की हिम्मत करता है। तुम्हारे राजकुमार लाशिर के स्वभाव के साथ तुम्हें शायद थोड़ी नाखुशी हो रही है। भूरे लबादे वाले पुरुष ने उदासीन मुस्कान के साथ जवाब दिया, थोड़ी नाखुशी तो है। उसकी आंखों में भाव कुछ उदास और गहरे हो गए। वह उत्तरी महाद्वीप के 3 बड़े व्यापार मंडलों में से एक परछाई व्यापार मंडल का राजकुमार था। बात करें तो भले उसका सारंगी के साथ मौखिक विवाह समझौता था, लेकिन सारंगी को उसका पालन करने का जरा सा इरादा नहीं दिखता था। बहुत ज्यादा इच्छाओं वाला पुरुष होने के नाते सारंगी को एक युवा के सामने इतनी बेपरवाह और खुशी से मुस्कुराते देख उसके दिल में स्वाभाविक रूप से उदास और ठंडे भाव उभरे। पीले लबादे वाले पुरुष ने हंसकर कहा, राजकुमार लाशिर उसे सबक सिखाने के लिए कुछ कर सकते हैं। वह तो बस सिद्धि रैंक प्रारंभिक स्तर का लड़का है। भूरे लबादे वाले पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, दीवांक, मेरे साथ ये खेल मत खेलो। मैं बेवकूफ नहीं हूं। यह लड़का भले कुछ खास ना हो, वह आखिर उत्तरी कायनात अकादमी का है। भले हम परछाई व्यापार मंडल उत्तरी महाद्वीप की शीर्ष ताकतों में से एक हैं, फिर भी हम उत्तरी कायनात अकादमी की तुलना में नहीं हैं। भले वे पिछले सालों में पवित्र चेतना पाषाण से उनकी गैर मौजूदगी का इस्तेमाल उत्तरी कायनात अकादमी का मजाक उड़ाने के लिए कर सकते थे, हर कोई अपने दिल की गहराई में जानता था कि उत्तरी कायनात अकादमी एक विशाल दिग्गज है और उत्तरी महाद्वीप की शीर्ष ताकत। सिर्फ शैतानी ड्रैगन महल ही उनके साथ मुकाबला कर सकता था। वह लाशिर दिमागी खराबी में ऐसी जगह पर उत्तरी कायनात अकादमी के शख्स के खिलाफ कुछ नहीं करता। अगर वह वाकई कुछ करना चाहता तो कम से कम पवित्र चेतना पाषाण में घुसने तक इंतजार करता। वहां अगर वह ध्रुवांश नाम के उस लड़के को मार भी देता तो उत्तरी कायनात अकादमी कुछ नहीं कर सकती थी, सिवाय अपने दुख सहने के। लाशिर ने बेबसी में कंधे उचकाए और बोला, मैं अभी सोच रहा हूं कि उस पवित्र चेतना प्रवेश को कैसे हासिल करूं। इस बार आए लोगों की तादाद कम नहीं दिखती। वह बोला, शैतानी ड्रैगन महल का मस्कारा, पूर्वी चरम महल का हारून, रहस्यमयी पहाड़ी का जौहर, आकाशीय कड़ाही दल का सुबीर, और सारंगी और तुम यामुन व्यापार मंडल के राजकुमार। उनके ऊपर कोई फायदा लेना वाकई मुश्किल है। यामुन व्यापार मंडल के राजकुमार दीवांक ने मुस्कुराकर कहा, मैं पवित्र चेतना प्रवेश के लिए रास्ता नहीं छोड़ूंगा। अगले पल उसकी आंखों की गहराई में डर की छाया चमकी और वह बुदबुदाया, मानव शरीर परीक्षा इतनी डरावनी है। अगर मेरे पास चेतना शक्ति परीक्षा के लिए कोई बैकअप नहीं होगा तो मैं वाकई उसे छूने की हिम्मत नहीं करूंगा। इसीलिए इस पवित्र चेतना पाषाण में कोई मुझे रोक नहीं सकता। यह सुनकर लाशिर ने मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था उसके चेहरे पर अचानक हल्का बदलाव आया। अगले ही पल उसे एक ऐसी लहर महसूस हुई जो लोगों के दिलों को अचानक धड़कने पर मजबूर करती थी। दीवांक की आंखें भी सिकुड़ गईं। सिर घुमाकर उसने विशाल दरवाजों की ओर देखा और नरम स्वर में बोला, वह लड़का आ गया।
वर्णन न करने योग्य उदास एहसास लहरों सा फैलने लगा, जिसने इस इलाके की चहल पहल को धीरे धीरे कम कर दिया। और कई लोगों के चेहरों पर बदलाव आया जब उन्होंने विशाल दरवाजों की ओर देखा। इस पल उस इलाके की रोशनी धुंधली हो गई और एक आकृति भूत सी वहां उभरी। लगता था किसी ने नहीं देखा कि वह ऐसे कैसे उभरा। वह साधारण भांग के कपड़ों में एक पुरुष था। उसकी शक्ल कुछ खास नहीं थी, सिवाय उसकी आंखों के, जो ठहरे पानी के तालाब सी थीं, जिनमें जरा सा भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था, जिसने लोगों के दिलों को जमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सिर्फ एक साधारण आकृति ने पूरी जगह को मरघट की खामोशी में डाल दिया और कई जगहों के युवा योद्धाओं की आंखों में डर और खौफ उभरा। उस पुरुष की मरी सी आंखें धीरे धीरे चारों ओर घूमीं और फिर अचानक रुक गईं। अगले पल सबने देखा कि वह चल पड़ा, जिससे भीड़ दरार सी बट गई और वह ध्रुवांश और 3 लड़कियों वाली जगह तक पहुंच गया। साधारण दिखने वाला भांग के लबादे वाला पुरुष ध्रुवांश और समूह के ठीक सामने खड़ा था। उसकी मरी सी आंखें, जिनमें जरा सा उतार चढ़ाव नहीं था, लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थीं। ध्रुवांश की नजर सामने वाले पुरुष पर सीधे टिकी थी और उसका पूरा शरीर तनाव में आ गया। उसके शरीर में चेतना शक्ति जोर से बहने लगी। उसने सामने वाले शख्स से बहुत खतरनाक एहसास महसूस किया। वह एहसास मेलांग से मिले एहसास से कहीं ज्यादा था। बुरे इरादे वाले शख्स को ठंडी नजरों से घूरते हुए ध्रुवांश के दिमाग में उसकी पहचान का हल्का अंदाजा उभरने लगा। ध्रुवांश के बगल में अमायरा की पतली उंगलियां पहले से उसकी तलवार के मूठ पर थीं। अगर वह शख्स जरा सा भी हिला तो वह बिना जरा सी हिचक के हमला करती। सारंगी ने सबसे पहले चिल्लाकर उस पुरुष को देखा, सतर्क नजरों के साथ। तू क्या कर रहा है मस्कारा? भले उस शख्स का नाम उसके उभरते ही आराम घर में गूंज चुका था, सारंगी के जिक्र ने फिर भी कुछ लोगों के चेहरों पर हैरानी भरे भाव लाए। सारंगी और लाशिर जैसे लोग उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी के शीर्ष धुरंधरों में गिने जाते थे, लेकिन हर कोई जानता था कि सबसे ज्यादा डर और खौफ पैदा करने वाला शख्स शैतानी ड्रैगन महल का मस्कारा था। भले मस्कारा ने उत्तरी महाद्वीप में मेलांग की तुलना में बहुत कम बार अपनी शक्ल दिखाई थी, उसकी मौजूदगी फिर भी कई युवा धुरंधरों के दिलों को डुबो देती थी। यह इस मशहूर तथ्य की वजह से था कि पिछले कुछ सालों में मस्कारा के किसी लड़ाई में हारने की जरा सी अफवाह भी नहीं थी। जाहिर है, शर्त यह थी कि लड़ाई समान ट्रेनिंग स्तर वालों के बीच हो। इसलिए एक नजरिए से मस्कारा को उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी में नंबर 1 शख्स माना जा सकता था। भले ऐसी अफवाह फैली नहीं थी, हर किसी के दिमाग में मापदंड थे, क्योंकि कुछ चीजें थीं जिन्हें कोई अपने फैसले से तौल और नाप सकता था। सारंगी, लाशिर और सुबीर जैसे कई जगहों के धुरंधर भी बहुत शानदार प्रतिभा रखते थे, लेकिन अगर पूछा जाए कि युवा पीढ़ी में उन्हें सबसे ज्यादा डर और खौफ किससे था, तो उनका एकसुर जवाब शायद मस्कारा ही होता। सारंगी की चीख के सामने मस्कारा की नजर में जरा सा उतार चढ़ाव नहीं आया। वह अपनी मरी सी आंखों से ध्रुवांश को देखता रहा, जिसमें जरा सा हलचल नहीं थी, और बोला, मेरा मौजूदा मिशन तुम्हें मारना है। यह सुनकर अमायरा की खूबसूरत आंखों में ठंडा इरादा चमका। उसकी जेड सी उंगली कांपी और तलवार की गर्जन गूंजी, जबकि तलवार की हवा का एक वार बेरहमी से मस्कारा की ओर बढ़ा। जैसे ही तलवार की हवा मस्कारा के सामने उभरी, उसके चारों ओर चेतना शक्ति की चमकती रिंग उभरी, जिसने तुरंत आने वाली तलवार की हवा को रोक लिया। सिर हिलाकर वह बोला, यह थोड़ा कमजोर है। अमायरा की खूबसूरत आंखों में ठंडी चमक उभरी। सच में? अपनी तलवार को जेड सी उंगलियों से कसकर वह एक और हमला करने वाली थी कि ध्रुवांश ने उसकी उंगलियां पकड़ लीं। सिर घुमाकर ध्रुवांश ने उसके लिए सिर हिलाया और फिर सिर उठाकर उस शख्स को देखा जिसने सबके दिलों को धड़कने पर मजबूर किया। मुस्कुराकर ध्रुवांश बोला, अगर तुम यहां मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे वाकई लगता है कि तुम्हारा दिमाग सनक गया है। ये कहते हुए ध्रुवांश की नजर तुरंत ठंडी और तीखी हो गई और उसके मुंह से तलवार की धार से तीखे शब्द गूंजे, भाग यहां से। आराम घर में तुरंत नरम चहल पहल की आवाजें गूंजीं, क्योंकि कई लोग ध्रुवांश को अविश्वसनीय भावनाओं के साथ देख रहे थे।
जाहिर है किसी ने नहीं सोचा था कि ध्रुवांश वाकई मस्कारा के खिलाफ ऐसे लहजे का इस्तेमाल करेगा। अंधेरे से निकलती कुछ नजरों में तुरंत चमक उभरी और रुचि भरी फुसफुसाहटें गूंजीं। ध्रुवांश का जवाब सुनकर मस्कारा की मरी सी नजर में थोड़ा उतार चढ़ाव आया और वह सोचने लगा कि अगर वह अभी ध्रुवांश को मारने की कोशिश करता तो कामयाबी का प्रतिशत कितना होगा। आखिरकार मस्कारा ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका पैर जमीन छूने वाला था, उसकी आंख हल्के सिकुड़ी, क्योंकि ध्रुवांश के बगल में खड़ी ठंडी और उदासीन शक्ति बिखेरती खूबसूरत लड़की से अचानक खतरनाक लहर फटी। अपना पैर रोककर उसके भावहीन चेहरे पर गंभीर भाव उभरे। बर्फ सी सफेद पोशाक वाली खूबसूरत लड़की ने धीरे धीरे अपना प्यारा चेहरा उठाया और बोली, उसने तुझे भागने को कहा, क्या तू बहरा है? उसकी खूबसूरत आंखों में बर्फ सी ठंडक थी। मस्कारा की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर कांप उभरी। इस पल खूबसूरत लड़की ने पहले से हमला कर दिया था। यह कोई शानदार या भव्य चाल नहीं थी। अपनी पतली और जेड सी उंगली बढ़ाकर खूबसूरत लड़की ने अचानक अपनी उंगली कसी। जैसे ही उसने ऐसा किया, मस्कारा के आसपास का आयाम जोर से ढंसने लगा। आयाम से रोशनी की किरणें निकलीं और एक चमकता जाल बनाया जो मस्कारा के पूरे शरीर को ढक रहा था। जैसे ही रोशनी की किरणें चारों ओर बढ़ीं, आसपास के आयाम में काले निशान उभरने लगे। मस्कारा के दिल और दिमाग से बेकाबू खतरनाक एहसास उमड़ा और उसका शरीर जोर से पीछे हटने लगा। उस पल उसका शरीर एक पल के लिए धुंधला सा हो गया। अगली सेकंड में आयाम को चीरने वाली उन रोशनी की किरणों से पहले जो उसके पूरे शरीर को लपेट सकती थीं, वह पहले से दर्जन मीटर दूर खड़ा था। इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखकर ध्रुवांश की आंखें हल्के सिकुड़ गईं और उसने सोचा, मस्कारा की वह चाल की तकनीक बहुत अजीब और अनोखी है। पिछले पल में उसका शरीर धुंधला सा हो गया था। वाकई खतरनाक लड़का। वह वाकई लिरिका दीदी के हमले से बच गया। भले लिरिका ने अभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी, उसमें बिना शक मस्कारा को आसानी से दबाने की ताकत थी। अपना हमला मस्कारा को निपटाने में नाकाम देखकर लिरिका के प्यारे चेहरे पर हल्की सिकुड़न उभरी और उसमें नाखुशी का भाव उमड़ा। अगले पल अपनी जेड सी उंगली को मेज की सतह पर पटकते हुए सबने महसूस किया कि आसपास की चेतना शक्ति हिलने और बेकाबू होने लगी। मस्कारा के आसपास का आयाम असाधारण रूप से विकृत और मुड़ा हुआ हो गया, जैसे एक आयामी कैद खाना जो मस्कारा को पूरी तरह उसमें सील कर रही थी। आराम घर में हैरानी की जबरदस्त चीखें गूंजीं। आयामी कैद खाना? परमार्थ रैंक का योद्धा? सबने लिरिका को डर और खौफ भरी आंखों से देखा और उनके चेहरों पर अविश्वसनीय भाव उभरे। जाहिर है किसी को यकीन नहीं था कि इतनी युवा लड़की में परमार्थ की ताकत हो सकती है। उत्तरी कायनात अकादमी में ऐसी डरावनी छात्रा कब उभरी? आसपास की हैरानी भरी चीखों को नजरअंदाज करते हुए लिरिका ने एक झटका दिया और उसकी उंगली से जेड सी चमक की किरण निकली। आयाम को चीरते हुए यह सीधे मस्कारा के माथे की ओर बढ़ी, साफ तौर पर उसकी जान लेने के लिए। सबके दिलों में फिर से हैरानी और डर भरा और लिरिका की बेरहमी ने सबको डरा दिया। विकृत आयाम में बंद और अपने शरीर को आजाद न कर पाने की वजह से मस्कारा के चेहरे पर सिकुड़न उभरी जब उसने विस्फोटक ढंग से अपनी ओर बढ़ती डरावनी चमक की किरण को देखा। लेकिन मौत के आसन्न खतरे के बावजूद उसके चेहरे पर जरा सा डर या खौफ नहीं उभरा। तुम में इतनी हिम्मत कि हमारे शैतानी ड्रैगन महल के लोगों पर हमला करने की जुर्रत की? जैसे ही चमकता क्रिस्टल सा खंभा मस्कारा को मारने वाला था, एक हल्की ठंडी फुंकार अचानक गूंजी। अगले पल आसपास का आयाम टूट गया और एक प्राचीन और सूखा हथेली उसमें से निकला। एक ही थप्पड़ से उसने मस्कारा के आसपास के विकृत आयाम को तोड़ दिया और एक झटका देकर चमकते क्रिस्टल से खंभे को चकनाचूर कर दिया। अगले पल आसपास के आयाम में लहरें फैलने लगीं और एक काले लबादे वाला पुरुष मस्कारा के बगल में उभरा। वह था शैतानी ड्रैगन महल का काला ड्रैगन बादशाह। इस पल उसके चेहरे पर ठंडा भाव था और वह लिरिका को घूर रहा था, परमार्थ का डरावना दबाव बिखेरते हुए। इससे आराम घर में मौजूद कई युवा योद्धाओं के चेहरों पर बदलाव आया और वे जल्दी से पीछे हट गए। लिरिका ने एक कदम आगे बढ़ाया
और ध्रुवांश और समूह तक आने वाले दबाव को रोका। उसकी खूबसूरत आंखों में ठंडी छाया हिलने लगी और उसकी पतली उंगलियों के नीचे चेतना की चमक चमकने लगी। इस पल आसपास की हवा जम सी गई और बहुत ताकतवर लहरें आराम घर में धीरे धीरे जमा होने लगीं। काला ड्रैगन बादशाह ने लिरिका के चारों ओर भड़कती हवा को देखा और उससे निकलती अनोखी लहरों ने उसकी आंखें सिकोड़ दीं। वह ठंडी और उदासीन स्वर में बोला, तो तुम वही उत्तरी कायनात अकादमी की बुजुर्ग हो जो चेतना जाल में माहिर है। सबने फुसफुसाया, तो वह उत्तरी कायनात अकादमी की बुजुर्ग है, लेकिन वह हमसे ज्यादा बड़ी नहीं दिखती। उस स्तर की ताकत वाले योद्धा के लिए बाहरी शक्ल बदलना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे फिर भी कुछ गड़बड़ लगता है। काले ड्रैगन बादशाह के शब्दों ने आराम घर में कई लोगों को चुपके से राहत की सांस लेने दी, लेकिन सब हल्के हल्के महसूस कर सकते थे कि कुछ ठीक नहीं था। क्या इतनी युवा परमार्थ ने हम पर ज्यादा असर डाला? काले ड्रैगन बादशाह ने उदास चेहरा बनाकर कहा, अगर तुम उत्तरी कायनात अकादमी की बुजुर्ग हो तो मुझे डर है कि तुमने आज नियम तोड़े हैं। ध्रुवांश ने नरम मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मैंने उस लड़के को पहले चेतावनी दी थी, लेकिन उसने फिर भी हम पर हमला करना चुना। उसके चेहरे पर हल्की अफसोस की छाया थी। उसने मस्कारा को पहले चेतावनी दी थी कि अगर उसने कुछ किया तो उनके पास भी जवाबी कार्रवाई का खुला कारण होगा। अगर ऐसा हुआ तो मस्कारा का तुरंत मरना नियम तोड़ना नहीं होता, लेकिन मस्कारा वाकई निपटने में मुश्किल था। उसका पहले का कदम आगे बढ़ना भी उनकी काबिलियत को परखने का तरीका था, लेकिन एकमात्र चीज जो उसकी उम्मीद से ज्यादा थी वह थी लिरिका की असली ताकत। काले ड्रैगन बादशाह ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, यह जगह तुम्हारे बोलने की नहीं है लड़के। वह ध्रुवांश से बहुत नफरत और नापसंद करता था, क्योंकि उसके पास अभी भी उनके शैतानी ड्रैगन महल का खजाना था। तभी हल्की हंसी गूंजी और एक आवाज आराम घर में अचानक गूंजी, हाँ, काला ड्रैगन बादशाह वाकई बहुत प्रभावशाली है, यहां तक कि हमारी उत्तरी कायनात अकादमी के छात्रों से भी लड़ सकता है। ध्रुवांश के शरीर के चारों ओर आयाम की लहरें उभरीं और अध्यक्ष त्रिकेशु उसमें से उभरे, काले ड्रैगन बादशाह को हल्की मुस्कान के साथ देखते हुए। अध्यक्ष त्रिकेशु को ठंडी नजरों से घूरते हुए काले ड्रैगन बादशाह ने तंज कसा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी उत्तरी कायनात अकादमी वाकई पवित्र चेतना पाषाण में हिस्सा लेने की हिम्मत करेगी त्रिकेशु। क्या बात है, क्या उस साल उन शीर्ष छात्रों की मौत तुम लोगों के लिए सबक नहीं थी? काले ड्रैगन बादशाह को उदासीन नजरों से देखते हुए अध्यक्ष त्रिकेशु ने जवाब दिया, इस साल का पवित्र चेतना पाषाण अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर तुम अभी बहुत घमंड कर रहे हो तो भविष्य में अपने शब्द वापस नहीं ले पाओगे। काले ड्रैगन बादशाह ने तंज भरे लहजे में कहा, सच में मैं वाकई उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। ध्रुवांश की ओर नजर डालते हुए उसने सिर हिलाया और बोला, क्या तुम वाकई सोचते हो कि मेलांग को हराने से तुम कोई दुर्लभ धुरंधर हो? लगता है हाल के सालों में तुम्हारी उत्तरी कायनात अकादमी और बेकार हो गई है। चिंता मत करो, चूंकि तुम यहां आए हो, हमारा शैतानी ड्रैगन महल तुम्हें फिर से उस साल का एहसास दिलाएगा। उसकी आवाज गूंजते हुए उसने तंज भरी हंसी हंसी और फिर मुड़कर चला गया और किसी ने उसके रास्ते को रोकने की हिम्मत नहीं की। मस्कारा ने मुड़ते हुए ध्रुवांश को देखा और कुछ ऐसा मुस्कुराया जैसे उस मुस्कान में जरा सा गर्मी नहीं थी। उसकी मरी सी आंखें जैसे एक लाश को देख रही थीं और फिर वह मुड़कर चला गया। मस्कारा की पीठ को देखते हुए ध्रुवांश की आंखों में ठंडी छाया चमकी और उसने सोचा, मस्कारा वाकई उत्तरी कायनात अकादमी की इनामी सूची का सबसे क्रूर शख्स है। उसने ध्रुवांश को जो खतरनाक एहसास दिया वह मेलांग से कहीं ज्यादा क्रूर था। लगता है इस पवित्र चेतना पाषाण में उतार चढ़ाव होंगे। अगले 3 दिनों में पवित्र चेतना शहर और ज्यादा जीवंत और शोरगुल भरा हो गया, क्योंकि हर दिशा से लोग आ रहे थे और इस प्राचीन शहर के बीच में जमा हो रहे थे। पल भर में जैसे बादल उठते और उड़ते, यह जगह वाकई पूरे उत्तरी महाद्वीप की सबसे आकर्षक जगह बन गई थी। शहर में बने ऊंचे आराम घर में ध्रुवांश आसमान को ढकते और जमीन को छूते आकृतियों को देख रहा था, जो रोशनी की किरणों सी शहर के आसमान को पार कर रही थीं।
वह बेकाबू होंठ चटकाने लगा। इन 3 दिनों में उसने आखिरकार पवित्र चेतना पाषाण के आकर्षण और मोह को पहचाना। उसके अंदाजे के मुताबिक उत्तरी महाद्वीप की सारी छोटी बड़ी ताकतें इस चहल पहल का हिस्सा लेने दौड़ी चली आई थीं। ध्रुवांश ने मुस्कुराकर कहा, यहां वाकई बहुत सारे लोग हैं। सफेद ड्रैगन शहर, पश्चिमी शून्य शहर और अन्य जगहों पर उसके अनुभवों की तुलना में वे पवित्र चेतना पाषाण की वजह से हुए इस आयोजन के पैमाने से वाकई बौने थे। उत्तरी हिस्से की बात करें तो वहां ऐसी चीजें होने की कोई संभावना ही नहीं थी। उस जगह में साधारण परमवीर स्तर की ताकत वाला शख्स पहले से तानाशाह माना जाता था, लेकिन यहां उस ताकत वाला शख्स सिर्फ औसत माना जाता था। इस तरह का अंतर ध्रुवांश को बेबसी भरी हंसी देता था। आखिर उत्तरी हिस्सा बस एक छोटी जगह थी। ट्रेनिंग के पहलू में संसाधनों की जरूरत काफी सख्त और कठोर थी, इसलिए उस छोटी जगह में जहां रैंक 3 चेतना जाल भी नहीं बनाया जा सकता था, अगर कोई अपनी पूरी ताकत लगाता तो भी शायद उसमें ज्यादा उपलब्धियां और कामयाबियां नहीं मिलती थीं। जाहिर है वह छोटी जगह ध्रुवांश की जन्मभूमि थी और उसके लिए उसके भाव कुछ थे जो दोहराए नहीं जा सकते थे। कई बार ध्रुवांश ने सोचा कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ उत्तरी हिस्से में लौट जाए। अगर वह ऐसा करता तो उसके पिता, चाचा, जो और बाकी लोग शायद उसकी सिद्ध रैंक की ताकत से डर जाते। छोटे और नन्हे उत्तरी हिस्से की तो बात ही छोड़ो, उत्तरी महाद्वीप में भी वह प्रथम श्रेणी का योद्धा माना जा सकता था। किसी शहर का शासक बनना बिल्कुल आसान था। बेशक यह सिर्फ उसकी कुछ सनकी सोच थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेमिसाल योद्धा बनने का रास्ता अभी शुरू हुआ था। उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह उसकी मां को घर लाएगा, और अभी वह उस कदम से बहुत दूर था। फिर भी रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वह हमेशा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करता। जब वह गया था तब उसने जो शब्द कहे थे वह अपनी ताकत और प्रगति का घमंड नहीं था। अपने पिता के लिए यह शायद सिर्फ एक वादा था, लेकिन ध्रुवांश जानता था कि उसके पिता, जिन्होंने उसे मेहनत से पाला था, उसकी मां को इतना याद करते थे कि उनकी आकृति कुछ अकेली और उदास दिखती थी। यह खासकर तब था जब उसने अपने पिता को छोड़ा था। फिर भी उसके पिता जानते थे कि उनके पास अपनी पत्नी को वापस लाने की ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें और मेहनत अपने बेटे पर डाल दी, जिससे वह गर्व महसूस करते थे। इसलिए ध्रुवांश नहीं चाहता था कि उसके पिता उसमें और निराश हों। सूरज का सामना करते हुए ध्रुवांश ने हल्की मुस्कान दी। तभी अचानक पीछे से एक खूबसूरत सी लड़की की आवाज गूंजी, कल पवित्र चेतना पाषाण खुलने का दिन है। सिर घुमाकर उसने देखा कि अमायरा उसके पीछे थी। हल्की मुस्कान भेजकर उसने सहमति में सिर हिलाया और फिर शहर से दूर की ओर देखा। उस जगह दुनिया की चेतना शक्ति और बेकाबू हो रही थी और उसकी लहरें फैलने लगी थीं। समुद्र की लहरों सी उनकी हरकतों से टकराहट की आवाजें गूंज रही थीं। इस पल वह भव्य और विशाल पर्वत, जो रोंगटे खड़े करने वाली बेकाबू चेतना शक्ति बिखेर रहा था, धीरे धीरे और साफ होता जा रहा था। यह पवित्र चेतना पाषाण के खुलने का संकेत था। अमायरा ने हल्की सिकुड़न के साथ कहा, पिछले 2 दिनों में मैंने सारंगी से इस बार के पवित्र चेतना पाषाण के बारे में पूछा। 6 लोग हैं जिन पर तुम्हें ध्यान देना होगा। ये 6 उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी के सबसे शीर्ष धुरंधर माने जाते हैं। सभी बहुत ताकतवर हैं और मुझे डर है कि मेलांग भी शायद उनके मुकाबले नहीं टिक पाएगा। ध्रुवांश ने उत्सुकता से पूछा, ओह, कौन से 6? अमायरा ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, पहला, जाहिर है, शैतानी ड्रैगन महल का मस्कारा। उसे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कहा जा सकता है। चूंकि उनके शैतानी ड्रैगन महल का खजाना तुम्हारे पास है, वे जरूर इसे तुमसे छीनने की कोशिश करेंगे। पवित्र चेतना पाषाण के अंदर किसी की चोट या मौत की जांच और दोष लगाना मुमकिन नहीं, इसलिए मस्कारा वहां तुम पर जरूर हमला करेगा, वह बोली। और सारंगी की खबरों के मुताबिक मस्कारा की ताकत शायद 3 परमार्थ परीक्षाओं की पहली परीक्षा, मानव शरीर परीक्षा, को पार कर चुकी है। ध्रुवांश ने हल्के से सिर हिलाया, तो उसने मानव शरीर परीक्षा पार कर ली न? इस पल उसकी नजर हल्के से तीखी और चतुर हो गई। अमायरा ने आगे कहा, अगले कुछ लोग हैं परछाई व्यापार मंडल के राजकुमार लाशिर,
यामुन व्यापार मंडल के दीवांग और रहस्यमयी पहाड़ी के जौहर, पश्चिमी चरम महल के हारून से हम पहले पश्चिमी शून्य शहर में मिल चुके हैं। उसने हमारी और मेलांग की पूरी लड़ाई को देखा था। और आकाशीय कड़ाही दल का सुबीर भी है, वह बोली। मुझे डर है कि इन सभी में पहले से पहली परीक्षा पार करने की ताकत हो सकती है। ये सब उत्तरी महाद्वीप की शीर्ष ताकतों द्वारा अनंत संसाधनों और समय से मेहनत से तैयार किए गए शीर्ष धुरंधर हैं। इन्हें व्यापार मंडलों और संप्रदायों के भविष्य के प्रभारी माना जा सकता है। अगर तुम पवित्र चेतना पाषाण में इनसे टकराए तो इन्हें अपने दुश्मन मान सकते हो। हल्की हंसी के साथ अमायरा ने कहा, जाहिर है सारंगी उनसे कमजोर नहीं है, लेकिन बाकी लोगों की तुलना में उसके तुम्हें निशाना बनाने की संभावना कम है। ध्रुवांश ने सिर हिलाकर कहा, सब क्रूर शख्स हैं, है ना? तो ये हैं उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी के सबसे शीर्ष धुरंधरों की ताकत ना? लगता है मैं इन्हें कम नहीं आंक सकता। अमायरा ने ध्रुवांश को देखकर पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना? और उन्हें मुझे भी हिस्सा लेने देना चाहिए था। जाहिर है पहले की छोटी मोटी झड़पें और टकराव पवित्र चेतना पाषाण के अंदर होने वाली लड़ाइयों की तुलना में कुछ नहीं थीं, और वहां के हिस्सा लेने वालों में कोई रहम नहीं दिखता। अगर कोई जरा सा भी गार्ड कम करता तो बहुत मुमकिन था कि वह पवित्र चेतना पाषाण से जिंदा न निकल पाए। ध्रुवांश पर भरोसे के बावजूद अमायरा को इसकी चिंता थी। ध्रुवांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सिर्फ एक जगह है, और मैं तुम्हें उन क्रूर और खतरनाक लड़कों का सामना अकेले नहीं करने दूंगा। चिंता मत करो, भले प्रतिद्वंद्वी बहुत ताकतवर हैं, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। बाद में मुझे देखने दो कि पवित्र चेतना पाषाण में क्या है। अगर मैं इसे बाहर ला सका तो मैं तुम्हारे लिए एक जरूर लाऊंगा। ध्रुवांश की बात सुनकर अमायरा ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और बोली, मैंने सारंगी से सुना है कि हर बार बहुत कम लोग ही पवित्र चेतना प्रवेश ले सकते हैं, क्योंकि प्रवेश क्षेत्र में बहुत कम लोग घुस सकते हैं। अगर तुमने फिर भी इसे बाहर लाने की हिम्मत की तो मुझे लगता है कि तुम्हें भीड़ हमला कर देगी। उसके जवाब पर ध्रुवांश के चेहरे पर मुस्कान उभरी और उसने कोई खंडन नहीं किया। अमायरा ने जैसे कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, एक बात और। अपनी जेड सी बांह हिलाकर अमायरा के चारों ओर कई आग के गुच्छे उभरे और उसके सामने तैरने लगे। जो दिखा वह 5 पारदर्शी हथेली आकार की जेड की बोतलें थीं। उन बोतलों में आग भरी थी जो जल रही थीं। वे आग लाल लाल थीं और उनसे तेज गर्मी निकल रही थी। जाहिर है वे जेड की बोतलें किसी खास सामग्री की थीं, क्योंकि चाहे आग कितनी भी तेज जलती, वे अपने कंटेनर को तोड़ नहीं पा रही थीं। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टोरीट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरीट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है। अमायरा ने ध्रुवांश को संदेह भरी नजर से देखते हुए कहा, ये वे चीजें हैं जो तुमने सारंगी से मांगी थीं। कहा जाता है कि इन बोतलों की आग ज्वलंत चिड़िया के लावा निगलने का नतीजा है और इनमें काफी विनाशकारी ताकत है। इन 5 छोटी जेड की बोतलों को भरने के लिए शायद सैकड़ों ज्वलंत चिड़ियों की जरूरत पड़ी होगी। जाहिर है उसे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुवांश ने अचानक इन्हें इकट्ठा करने का लक्ष्य क्यों बनाया। भले ये चीजें लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी को चौंकाने का असर डाल सकती थीं, वे खास ताकतवर नहीं थीं। ध्रुवांश ने आंखों में खुशी की चमक के साथ कहा, इनका मेरे लिए काफी शानदार इस्तेमाल है। 5 जेड की बोतलों को देखकर वह सावधानी से उन्हें संभाल कर बोला, लगता है अब मैं सारंगी का एक एहसानमंद हूं। ये चीजें जाहिर है सस्ती नहीं थीं और इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। यह सब सारंगी के ग्रीष्म व्यापार मंडल की सबसे बड़ी युवा मालकिन होने की वजह से था, वरना उसे इतने कम समय में इन्हें हासिल करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अमायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह शायद लिरिका दीदी की वजह से है। सारंगी लिरिका दीदी के बहुत करीब थी। लिरिका का ध्रुवांश के प्रति रवैया देखकर उसने जाहिर है ध्रुवांश को बहुत ज्यादा अहमियत दी। इस वजह से ध्रुवांश का अनुरोध उसके दिमाग में इतना ऊंचा रैंक कर पाया। ध्रुवांश ने सिर हिलाया और सारंगी और लिरिका के रिश्ते की ज्यादा परवाह नहीं की। इन चीजों के साथ अब उसके पास एक और छिपा हुआ पत्ता था। जब समय आएगा तो मस्कारा के लिए भी इन्हें निपटाना काफी मुश्किल होगा।
ध्रुवांश ने आलस्य से खिंचाव लेते हुए कहा। चूंकि सब तैयार है, अब आगे। वह दूर की चेतना शक्ति की लहरों में धुंधली सी दिखने वाली पर्वत की आकृति को देखकर हल्की मुस्कान दी। पवित्र चेतना पाषाण के खुलने का इंतजार है। अगले दिन सुबह जल्दी होने पर पवित्र चेतना शहर का माहौल पूरी तरह भड़क उठा और अनगिनत परछाइयां और टिड्डियों के झुंड सी आसमान की ओर उड़ीं। शहर के आसपास की पहाड़ी चोटियों और मैदानों से आकृतियां बेकाबू आसमान में उड़ रही थीं और रोशनी की किरणों में बदलकर क्षितिज को पार कर रही थीं। पवित्र चेतना प्रवेश का आकर्षण बहुत ताकतवर था और अनगिनत लोगों की आंखें इसके मोह में लाल हो चुकी थीं। इसलिए वे शीर्ष ताकतें और प्रभाव भी पवित्र चेतना पाषाण पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि वे वाकई भीड़ के दुश्मन बन जाते। ये ऐसी चीज थी जिसे उत्तरी कायनात अकादमी और हमेशा तानाशाही करने वाला शैतानी ड्रैगन महल भी नहीं सह सकता था, क्योंकि इसकी कीमत उनके लिए बहुत भारी होती। इसलिए जब तक किसी में ताकत थी और वह सीमा पार नहीं करता, उत्तरी महाद्वीप में हर कोई पवित्र चेतना पाषाण में हिस्सा लेने की योग्यता रखता था। इस वजह से इस आयोजन की शानदार मौजूदगी और हाजिरी थी। ध्रुवांश का समूह भी हरकत में आया। अध्यक्ष त्रिकेशु की अगुवाई में वे विशाल और अनंत चेतना शक्ति की लहरों के सामने पहुंचे। इस पल जमीन और आसमान पहले से लोगों के समुद्र से ढके थे। फिर भी सिर्फ उत्तरी महाद्वीप की शीर्ष ताकतों को ही भीड़ के सबसे आगे की जगहों के लिए मुकाबला करने की योग्यता थी। उत्तरी कायनात अकादमी का आना भीड़ का ध्यान खींच गया। आखिर उत्तरी महाद्वीप में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस असली दिग्गज को तुच्छ दिखाने की हिम्मत करता। कुछ परिचित लोगों को सिर्फ मुस्कान भेजकर अध्यक्ष त्रिकेशु ने हाथ पीछे बांधे और चेतना शक्ति की लहरों के पीछे मौजूद भव्य और विशाल पर्वत की आकृति को गहरी नजरों से देखा, जो एक अलग आयाम में थी। इस पल ध्रुवांश की नजरें थोड़ी दूर की जगह पर थीं, जहां शैतानी ड्रैगन महल के लोग थे। काले ड्रैगन बादशाह के सबसे आगे खड़े होने के साथ उनके पीछे भांग के कपड़ों में बहुत साधारण दिखने वाला मस्कारा था। अगर उसकी मरी सी नजरें न होतीं, जो हर किसी पर गहरा असर डालती थीं, तो उसे भीड़ में पहचानना बहुत मुश्किल होता। लेकिन यह साधारण दिखने वाला लड़का वाकई उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी का सबसे क्रूर शख्स था। ध्रुवांश की नजर को भांपकर मस्कारा ने सिर घुमाया और ध्रुवांश को ठंडी और उदासीन मुस्कान भेजी। भले उसकी मुस्कान में कोई कातिलाना इरादा नहीं था, ध्रुवांश जानता था कि मस्कारा ने उसे पहले से अपनी जरूर मारने की सूची में डाल लिया था। ध्रुवांश ने अपने आप से बुदबुदाया, इनामी सूची का दूसरा स्थान पहले से निपट चुका है, अब सिर्फ तुम बचे हो। सिर उठाकर उसने अपने सामने की विशाल और अनंत चेतना शक्ति की लहरों को देखा, जिनमें तीखी लहरें उभरने लगी थीं। इस पल गहराई में छिपा भव्य और विशाल पर्वत और साफ और स्पष्ट हो रहा था और सबकी आंखों के सामने आयाम लहराने लगा। सबकी नजरें उमड़ने और भड़कने लगीं। पवित्र चेतना पाषाण शुरू होने वाला था। सुनामी सी दुनिया की चेतना शक्ति उमड़ी और फैली, और गहरी आवाजें ऐसी थीं जैसे आयाम भी इसे सहन न कर पाए, और तीखी आयाम की विकृति और मुड़ाव दिखने लगे। जैसे ही आसपास का आयाम विकृत और मुड़ा, वह विशाल पर्वत जो एक अलग आयाम में था, सबकी आंखों में और साफ हो गया। साथ ही प्राचीन काल से बचा एक खास दबाव चुपके से फैलने लगा। यह दबाव मौजूद ज्यादातर लोगों के लिए अदृश्य और एहसास से परे था। सिर्फ अध्यक्ष त्रिकेशु जैसे लोग, जो परमार्थ के क्षेत्र में कदम रख चुके थे, इसे महसूस कर सकते थे, जिसने उनकी आंखें हल्के सिकोड़ दीं और उनके दिलों में डर और खौफ उभरा। भले समय के साथ यह दबाव काफी कमजोर हो गया था, फिर भी इसमें उनके लिए कुछ दमनकारी स्तर था। यह उस गगन परमार्थ की वजह से था जो उस पर्वत पर बैठकर गुजर गया था। गगन परमार्थ परमार्थों का सम्राट था। अध्यक्ष त्रिकेशु और मौजूद बाकी परमार्थों के लिए यह बहुत ताकतवर और शक्तिशाली वजूद था। जाहिर है, लेविरिया में, जो सैकड़ों हजारों ग्रहों के मिलन से बना था, गगन परमार्थ फिर भी शीर्ष स्तर का वजूद था। अनगिनत परमार्थ गगन परमार्थ की पूजा में झुकने को तैयार होते। वह एक महान शख्स था जो वाकई एक दुनिया के क्षेत्र की रक्षा कर सकता था और एक पूरे ग्रह को नियंत्रित कर सकता था।
ध्रुवांश और बाकी लोग जाहिर है इस दबाव को महसूस नहीं कर सकते थे और उन्हें सिर्फ हल्की बेचैनी का एहसास हुआ, लेकिन इसका उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। इस पल ध्रुवांश का सिर्फ एक ध्यान था कि वह विकृत और मुड़ते आयाम को देखे और पवित्र चेतना पाषाण के खुलने का इंतजार करे। जब वह चुपके से उस पल का इंतजार कर रहा था, एक हल्की खुशबू उसके पास से गुजरी। सिर घुमाकर उसने देखा कि सारंगी उसके बगल में उभरी थी। इस पल वह अभी भी अपनी मोहक और लुभावनी लाल नरम कवच में थी। उसकी बर्फ-सी सफेद खुली त्वचा और भरी पूरी शालीन काया ने आसपास से कई नजरें खींचीं। सारंगी ने ध्रुवांश को चमकदार और खूबसूरत मुस्कान दिखाकर कहा, ध्रुवांश, पवित्र चेतना पाषाण में घुसने के बाद ज्यादा सावधान रहना, खासकर आयामी लहरों और आयामी तूफानों से। ध्रुवांश ने थोड़ा चौंक कर दोहराया, आयामी लहरें? आयामी तूफान? पवित्र चेतना पाषाण के बारे में पूरी तरह अनजान होने की वजह से उसे साफ तौर पर नहीं पता था कि इन दो शब्दों का मतलब क्या है। सारंगी ने गंभीर चेहरा बनाकर समझाया, पवित्र चेतना पाषाण जिस जगह पर है वह एक टूटे हुए आयाम में है। उस टूटे आयाम के बाहर बहुत डरावनी आयामी लहरें हैं। एक बार उनमें बह जाने पर कोई भी बिना शक मर जाएगा। वह बोली, आयामी तूफान पवित्र चेतना पाषाण के आसपास हैं। जितना करीब केंद्र की ओर जाओ, तूफान उतने ही ताकतवर और डरावने हो जाते हैं। जब कोई उनकी मार सहन नहीं कर पाता तो वह उन्हें बहा ले जाता है और धाराओं में ले जाकर तुरंत राख कर देता। वह बोली, ये दो चीजें पवित्र चेतना पाषाण की सबसे बड़ी खतरे हैं, जिनमें अनगिनत योद्धा पहले से हार चुके हैं। ध्रुवांश ने सिर हिलाकर कहा, सारंगी, आपकी चेतावनी के लिए बहुत शुक्रिया। सारंगी ने नरम स्वर में कहा, और बाकी लोगों से सावधान रहना। मुझे नहीं पता कि पवित्र चेतना पाषाण में कितने योद्धा हिस्सा लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ एक निश्चित संख्या में लोग ही पवित्र चेतना प्रवेश ले सकते हैं। इसलिए वहां घुसने वाले हर शख्स को प्रतिद्वंद्वी माना जाएगा। मौका मिलते ही कुछ लोग सीधे हमला कर सकते हैं और कातिलाना वार कर सकते हैं। वह बोली, पवित्र चेतना पाषाण श्रृंखला में घुसने के बाद मेरे पीछे पीछे चलना। मैं तुम्हें प्रवेश की जगह तक ले जाऊंगी। मेरे साथ रहने से मस्कारा को भी थोड़ा डर लगेगा। कम से कम वह ज्यादा बेकाबू नहीं होगा, लेकिन पवित्र चेतना प्रवेश हासिल करने की बात, वह वाकई तुम्हारी असली काबिलियत और हुनर पर निर्भर करेगी। थोड़ी दूर खड़े मस्कारा को देखकर उसकी खूबसूरत आंखों में डर की छाया चमकी। फिर भी उसने नरम स्वर में ये शब्द कहे, तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे? कौन से रहस्यमयी खजाने मिलने वाले हैं ध्रुवांश को, और क्या ध्रुवांश हासिल कर पाएगा खजाने? जानने के लिए सुनते रहे इस स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर।